प्लीज मोबाइल। और टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब देखिए रिसेंटली मतलब पिछले मंडे को ही गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि हम लोग नेशनल मोनेटाइज करने वाले हैं। अब मोनेटाइजेशन करने वाले हैं मतलब क्या कि जो भी गवर्नमेंट के पास में बेसिकली उसके रिसोर्सेस है या फिर एसेट्स है, जो गवर्नमेंट एसेट हम लोग जिसको कह सकते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बेचने वाली है। क्या बेचने वाली नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने वाली है। क्या करने वाली है, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो बेसिकली गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है, इट इज फॉर ओनली सेलिंग द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी बात नहीं है, एसेट बेचने के लिए सरकार ने ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नहीं लाया है। ठीक है, भले इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा ही, ठीक है, बिकॉज दैट इज द आउटलाइन, एक थीम जो इस पूरे पाइपलाइन, पूरे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन विल बी देयर। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बेसिकली क्या है, अगर इसको आसान भाषा में अगर हमको समझना है तो इतना ज्यादा अभी तक जो भी गवर्नमेंट ने मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए हैं जिनसे हमको जितना बेसिक इंफॉर्मेशन मिला है, उससे अगर हम इसको हमारे डे टू डे लाइफ से अगर कंपेयर करते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोगों के घर पे कभी कभी ऐसा होता है कि फंड क्रंच आ जाता है। ठीक है, होता है ना, कभी कभी भाई पैसा नहीं रहता है या फिर अचानक से पैसे की जरूरत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास में लिक्विड कैश नहीं है, मतलब प्रॉपर आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या फिर आपके घर पे कैश नहीं है, तो आप क्या करते हो, इधर भी सेलर एसेट, जो भी हमारे प्रॉपर्टी होंगे आपके पास, आपके घर पे गोल्ड होगा, गोल्ड कॉमनली सबके घर पे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को गिरवी रख देते हैं या फिर गोल्ड को बेच के जो पैसा आता है उससे अपना काम चला लेते हैं। दूसरा, हम लोगों के पास में कोई नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है, रहते हैं, प्लॉट्स वगैरह खरीद के रखते हैं बेटा आपके मम्मी पापा, किसी के पास में एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वी रिसोर्ट टू द लास्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन क्या रहता है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, उसको क्या करे, सेल किया जाए। उसको क्या किया जाए, सेल किया जाए। अब मुझे बताओ, जब आपके घर पे कोई आपकी खुद की प्रॉपर्टी अगर आप बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको करेंसी मिलेगी जिसको लिक्विड कैश भी हम लोग कह सकते हैं। सो बेसिकली ये लिक्विड कैश क्या है कि आप जो आपकी एसेट है उसको बेच के आपके पास में जो पैसा आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट। क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट। मतलब जो एसेट सिर्फ अभी तक सिर्फ आइडल आपके घर पे पड़ी हुई थी या फिर आइडल आपके पास पड़ी हुई थी कागजात के तौर पे, उसी एसेट को आपने क्या किया, मार्केट में आप लेके गए और मार्केट में आपने बेच दिया, और बेचने के बाद आपको क्या मिला, पैसा मिला। बट कब किया बेटा ये आपने, नॉर्मल टाइम में करते हैं क्या हम लोग ऐसा, नॉर्मल टाइम के में आपके मम्मी पापा ने कभी देखा है कि नहीं चलो भाई बहुत अच्छा पैसा है हमारे पास में तो चलो घर को बेच डालते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। कब होता है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तभी होता है। जब दूसरे सोर्स से पैसा आना बंद हो जाता है तभी जाके ये लास्ट रिसोर्ट हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स वाले यूज करते हैं। अब जैसा मैंने फैमिली का एक एग्जांपल आपको बताया कि जिस प्रकार अगर फैमिली में क्राइसिस आते हैं तो हमको हमारे एसेट बेचने पड़ते हैं, उसी प्रकार क्या हुआ है बेटा, अभी हमारा देश भी किस दौर से गुजर रहा है, क्राइसिस सिचुएशन से जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें तो क्या है कि राइट नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस से हम लोग जब जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है बेटा, हमारे पास में पैसा नहीं है, वो पैसा खड़ा करने के लिए ही हमारी सरकार क्या कर रही है, मोनेटाइजेशन का प्लान लेके आई है। क्या लेके आई है, मोनेटाइजेशन का प्लान लेके आई है। इतना समझा कि बेसिकली घर का जो एग्जांपल है वही चीज अभी क्या कर रही है, सरकार बड़े लेवल पे कर रही है। सरकार के पास में पैसा नहीं है, सीधी सीधी बात है, सरकार के पास में पैसा नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास में जितने भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को रेंट पे देके या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उससे पैसा कमा के अपना जो भी फंड है वो कलेक्ट करने वाली है। समझ में आ रहा है, दिस इज बेसिकली सिंपल भाषा में क्या है बेटा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा जो लेक्चर का थीम रहने वाला है, डायरेक्टली आई विल नॉट जंप ऑन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बिकॉज डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि भाई क्यों नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये नाम का कंसेप्ट सरकार ने लाया है। ठीक है, ऐसी क्या नौबत पड़ी है और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एलैबोरेट ऑन दिस पॉइंट फर्स्ट। उसके पहले देखिए, ये मंडे को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनका स्टेटमेंट आया कि क्या लॉन्चेस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। कितना टारगेट है बेटा, कितना पैसा कमाने का इनको, कितना पैसा निकालने का है, 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़ का टारगेट है इनका।
मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास में एसेट्स है उनको बेच के, मतलब उनको रेंट पे देके या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करके जो भी उससे रेवेन्यू आएगा कितना होना चाहिए, करीबन करीबन 6 लाख करोड़ का टारगेट है। ठीक है, और कब तक? आने वाले 4 साल तक, आने वाले 4 साल तक, टिल फाइनेंशियल ईयर 25। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 21 चल रहा है। मतलब 4 साल में गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है इससे कितना पैसा उनको खड़ा करना है, बिल्ड करना है? 6 लाख करोड़। जोक नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। बट यस, वी आर इन द नीड ऑफ दिस मच अमाउंट। व्हाई? बेटा, आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, our country is a developing country, and for developing country what is required? Investment is required. What is required? Investment. अब कहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए? रोड में इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट बनने चाहिए, ठीक है, मेट्रोज बननी चाहिए, इनको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार के पास में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है। वो कैसा खड़ा कर रही है सरकार? नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। सरकार के पास में जितने भी एसेट है उसको लीज पे देके या फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। अब इसमें ऑब्वियस बात है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट का अगर स्कीम या फिर प्लान जब चर्चा में आता है तो उसको अपोज होने ही वाला है। तो उसी प्रकार इसको अपोजिशन भी हो रहा है, बट सम वैलिड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द अपोजिशन। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो ये है प्रवक्ता है पी चिदम्बरम, ही वाज आल्सो द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, सो इनके कुछ सवाल जो आए, एंड आई थॉट दोज आर सम वैलिड क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड। तो ऐसे कंडीशन में अपोजिशन पार्टीज क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? तो अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आप जो एसेट बेच रहे हो, ठीक है, उसका कुछ आपने कुछ तरीका बनाया होगा कि भाई कौन सी एसेट को आपने क्लासिफाई किया होगा, वो आपके पास रेडी है क्या? देखिए यहाँ पे सवाल लिखे गए, इज गवर्नमेंट सेलिंग एसेट? ठीक है, जो पहला डाउट सबको ही है, ठीक है, इवन हम लोगों ने जब भी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन ये वर्ड सुना तब भी हमारे दिमाग में वही आया कि भाई ऑलरेडी दे आर प्लानिंग टू प्राइवेटाइज। बट अभी क्या हो रहा है? ये पहला सवाल आना जायज है। कौन सा सवाल आता है? इज गवर्नमेंट सेलिंग एसेट? बट सही में गवर्नमेंट ने बोला है क्या ऐसा कुछ कि हम लोग जो सरकारी एसेट्स है उसको हम लोग बेचने वाले हैं क्या? सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सरकार ने साफ तौर से इस पे मनाही कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, गवर्नमेंट इज जस्ट गोइंग टू हैंड ओवर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और दैट स्पेसिफिक एसेट टू एनी प्राइवेट प्लेयर फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए उसको हैंडओवर किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीज पे देना। क्या बोलते हैं? लीज पे देना। ठीक है, प्रॉपर्टीज लीज पे दी जाती है ना, उसी प्रकार ये भी क्या कर रहे हैं? लीज पे देना। तो पहला वाला सवाल। दूसरा, ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? अब बेसिकली इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हम लोग उसको ये एक मिसनॉर्मल टर्म है। मतलब क्या कि प्राइवेटाइजेशन हम लोग उसको एक गलत तरीके से समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन के नंबर ऑफ टाइप्स आर देयर। उसमें का एक पहला जो टाइप है जो सबको पता है कि भाई क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी जो रहती है, जो सरकारी संपत्ति रहती है, वो किसको हैंडओवर की जाती है? प्राइवेट प्लेयर को हैंडओवर की जाती है। ये एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि सम सेक्शन ऑफ पब्लिक कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर बीइंग हैंडओवर टू द प्राइवेट प्लेयर, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जिसको क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी जो जिसकी बात हो रही है बेटा, ये क्या है? ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम लोग एसेट बेचने वाले नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं कि ऐसे एसेट जो सरकार के पास में अभी तक गिरे, मतलब जिसका कुछ काम नहीं था, ऐसे ही एसेट्स हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेयर को देंगे और उनको इफिशिएंटली रन करवाने को लगाएंगे। उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें का कुछ रेवेन्यू प्राइवेट प्लेयर का रहेगा और कुछ रेवेन्यू सरकार का रहेगा। ऐसा सरकार ने जनरलाइज बोला है। तो ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? कुछ हद तक बोल सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर इज देयर, तो बोल सकते हैं कि हाँ प्राइवेटाइजेशन इज देयर, बट कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इज नॉट देयर। मतलब वो एसेट बेच नहीं रही है सरकार, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक सेक्टर का कोई भी कंपनी सरकार बेच नहीं रही है, सिर्फ क्या कर रही है? उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन का हैंडओवर कर रही है टू द प्राइवेट प्लेयर। दिस इज द डिफरेंस। थर्ड, हाउ रेवेन्यू विल बी जनरेटेड? अब रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? ये सबसे बड़ा जायज सवाल है। क्या आप बोल रहे हो कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो ऑलरेडी बने पड़े हैं, वही प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेयर को देंगे, बिकॉज वो एफिशिएंटली रन होना चाहिए। आपको भी पता है बेटा कि अगर प्राइवेट सेक्टर जब भी आता है तो क्या आता है? क्या लाता है खुद के साथ में? एफिशिएंसी लाता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन लाता है, ठीक है, एक लाता है कि नहीं लाता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, फिर हमारा जो एकदम स्टैंडर्ड ऑफ वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहता है वो भी इंप्रूव हो जाता है। बट अलॉन्ग विद दैट प्राइवेट प्लेयर क्या करता है? कॉस्ट भी बढ़ा लेता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? तो ऑब्वियस बात है, मतलब क्या, प्राइवेट प्लेयर एफिशिएंटली रन करता है, उसमें एफिशिएंसी रहती है,
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ रेवेन्यू विल बी जनरेटेड। तो अभी तक इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, बिकॉज इट विल चेंज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। देखिए कुछ कुछ प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉफिट ही नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो क्यों इन्वॉल्व होंगे। अब प्राइवेट कंपनी वालों का या फिर प्राइवेट सेक्टर का पहला मोटिव क्या रहता है बेटा, प्रॉफिट, टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, जहां पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे वो जाएंगे। अगर सरकार उनको बोल रही कि देखो भाई मैंने 50 प्रोजेक्ट निकाले हैं, आप 50 के 50 में इन्वेस्ट कीजिए, बट प्राइवेट सेक्टर विल नॉट डू दैट। प्राइवेट सेक्टर विल लुक इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑब्वियस बात है बेटा कि 50 प्रोजेक्ट अगर सरकार ऑप्शन दे रही है प्राइवेट प्लेयर को, तो प्राइवेट प्लेयर वाले क्या करेंगे कि वो 50 में सबसे प्रॉफिटेबल जो है पहले उसको चूज करेंगे, उसके बाद में बाकी के देखेंगे। सो ऐसे कंडीशन में पूरे प्रोजेक्ट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो गवर्नमेंट ने ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और दूसरी बात, रेवेन्यू शेयरिंग बोला है सरकार ने। क्या बोला है सरकार ने, कि जो भी प्राइवेट प्लेयर को वो प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाएंगी, उसमें का वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो किसको देगा, सरकार को देगा एज अ रेंट। बराबर बात है, बट इसका भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज ये भी आपने डिसाइड करना चाहिए। तो ऐसा कुछ अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। लास्ट, विल इट लीड टू द मोनोपोली। अब मोनोपोली मतलब क्या, अभी देखिए रिसेंटली जो बॉम्बे का एक एयरपोर्ट है वो अदानी को हैंडओवर किया गया। ठीक है, अदानी कंपनी जो है, अदानी एयरपोर्ट्स को उनको हैंडओवर किया गया। बहुत ज्यादा बवाल मचा बेटा उसके बाद में कि भाई इनको कैसे हैंडओवर किया वगैरह, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर मान लीजिए कल जाके पूरे के पूरे भारत के मेजोरिटी ऑफ द जो एयरपोर्ट्स है, जो सरकार ने बोला है कि हम लोग अभी नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत वो पूरे एयरपोर्ट हम लोग प्राइवेट कंपनी को देंगे, और सिर्फ एक ही कंपनी को देंगे, किसको, अदानी को। तो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी मोनोपोली बन जाएंगी। वो कंपनी की क्या बन जाएंगी, मोनोपोली। उसको कोई भी दूसरा कंपटीटर नहीं रहेगा। आप आपने इसके लिए कि मोनोपोली ना बने किसी स्पेसिफिक कंपनी की, इसके लिए कुछ सरकार ने प्रावधान किया है क्या, कुछ प्रोविजन किया है क्या। तो ये भी सवाल जायज है। ठीक है, एक ही अगर पूरा एयरपोर्ट का सेक्टर अगर एक ही कंपनी को आप बेच रहे हो, तो भाई वो कंपनी अपने मन के हिसाब से क्या कर सकती है, मन मर्जी के हिसाब से प्राइसेस एकदम ज्यादा भी रख सकती है और प्राइसेस एकदम कम भी रख सकती है। बट कम रखेंगी क्या, ऑब्वियस बात है बेटा, प्राइवेट कंपनी है, दे विल नॉट लोअर डाउन द प्राइसेस, दे विल कीप द प्राइसेस हाई। ठीक है, टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। समझा। सो ऑब्वियस बात है, ये सवाल जो है ये जायज सवाल है, तो ये आना, इस पर डिस्कशन होना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वही बोला गया है, पहली बात तो ये जो इस गवर्नमेंट सेलिंग एसेट, गवर्नमेंट ने साफ तौर पे क्या कर दिया है, मना कर दिया कि वी आर नॉट सेलिंग एसेट, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट हैंड ओवरिंग इट टू द प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब फिर आते हैं बेटा वाई, फिर जरूरत क्या है, नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान की जरूरत क्या है। आपको भी पता है कि भाई अभी के टाइम में, इनिशियल लेक्चर, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही मैंने बताया कि क्या है, सरकार के पास में पैसा नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं, उसके भी कारण है। क्या कारण है आप ही बताइए मुझे, सरकार के पास में, व्हाई फंड क्रंच इज देयर, व्हाई शॉर्टेज ऑफ फंड इज देयर, एनीवन। बेटा पहला कोविड वेव, फर्स्ट लास्ट ईयर में कोविड, पहली कोविड वेव आया, क्या हुआ कोविड के बाद में, 3 महीने का लॉकडाउन लग गया। कितने महीने का, 3 महीने का लॉकडाउन लगा। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू थी, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू नहीं थी। उसके बाद में फिर से 3 महीना कोविड लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया पूरे इंडिया में। वो पार्शियल तरीके का था, बट तब भी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हुई। मतलब क्या, अब मुझे बताइए, सरकार कुछ बिजनेस करती है क्या, सरकार को भी पैसा चाहिए। सरकार के पास में पैसा किस किस स्रोत में आता है, किस सोर्स से पैसा आता है सरकार के पास में, टैक्सेस, टैक्सेस से आता है। अब जब भाई अपने बिजनेसेस ही 6 महीने से बंद पड़े थे, तो मुझे बताइए सरकार टैक्स कलेक्ट करेंगी, या फिर करे भी होंगे तो भी नहीं मिले होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्री फ्लो ऑफ मनी सरकार के पास में कंटिन्यूस नॉर्मल टाइम में रहता है टैक्सेस का, वो रुक गया। तो ऑब्वियस बात है बेटा, पैसे का शॉर्टेज होने लगा। दूसरी बात, अब ये कोविड वेव 1 तो हो गया, फिर से दूसरी जब रिकवरी हो रही थी हमारे इकोनॉमी की, तो अचानक कौन सी वेव आई, कोविड सेकेंड वेव। ठीक है, एंड सेकेंड वेव वाज मोर डिस्ट्रक्टिव थी, बिकॉज उस टाइम पे जो भी पहले वेव में जिन लोगों के जॉब गए, जिनके सैलरीज कम हुए, उन्होंने कैसे तो भी अपने सेविंग पे टिकाया। बट दूसरे वेव में जॉब तो नहीं थे, सैलरीज भी कम हो गई, बट हेल्थ एक्सपेंसेस भी बड़े हेल्थ एक्सपेंसेस। उसी टाइम पे सरकार को खर्चा भी करना पड़ा, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, कोविड का पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, खर्चा तो करना पड़ेगा ना सरकार को। सरकार ऐसा नहीं बोल सकती मेरे पास पैसा नहीं करके मैं आपके लिए अस्पताल नहीं बनाऊंगा करके, बिकॉज सरकार के पास में पैसा रहे या ना रहे, गवर्नमेंट हैज टू डू एक्सपेंसेस टू मेंटेन द वेलफेयर स्टेट।
ठीक है, समझ में आ रहा है? सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा। सरकार ऐसा कभी नहीं बोल सकती है कि मेरे पास में पैसा खत्म हो गया भाई, मैं खर्चा नहीं करता करके, ये ध्यान में रखिएगा। सो समझा, टैक्सेस का कुछ इनकम नहीं था, बाकी अपने जो लॉकडाउन के कारण वगैरह जो भी इनकम हो रहा था वो भी क्या हो गया था, रुक गया था। तो ऐसे कंडीशन में दूसरी कोविड वेव आई, उसके कारण और ज्यादा इकोनॉमिक रिकवरी फिर से मार खा गई और गवर्नमेंट पे ये नौबत आई कि क्या, पैसा जनरेट करने के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद आते हैं बेटा, अब लेट्स लुक इनटू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, कि हम लोग अभी फिलहाल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पहले इसको हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है, ठीक है। अब जो पहला एस्पेक्ट है दैट इज 2 ईयर वर्थ ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज बीन लॉस्ट। कितना? 2 साल का जो जीडीपी का ग्रोथ है, 2 साल मतलब कौन से, 19-20, 20-21, और अभी कौन सा चल रहा है, 21-22। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 21-22, इसके पहले के जो 2 फाइनेंशियल ईयर थे इसमें का हमारा ग्रोथ क्या हो चुका है, वी हैव लॉस्ट दैट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। यहाँ पे वही बोला गया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने यहाँ पे शो किए कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो हमारा जीडीपी का वैल्यू कितना था, 146 ट्रिलियन रुपीस। कितना था? 146 ट्रिलियन रुपीस। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। whatever goods and services which are being produced within the border of India within the specific duration is known as a GDP, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों भी जो भारत की सीमा के अंदर में बनते हैं उससे क्या कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी 2 कंट्री के बीच में अगर हमको इकोनॉमिक डिस्कशन या फिर कंपैरिजन करना है तो हम लोग किसके बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, जीडीपी के आधार पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूं कि 2019-20 में कितना हमारा जीडीपी था, 146 ट्रिलियन रुपीस का। इसका मतलब क्या कि 146 ट्रिलियन रुपीस का गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में 2019-20 में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। समझा? ठीक है, कितना कितना जीडीपी प्रोड्यूस हुआ, 146 ट्रिलियन रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे प्रोड्यूस किए गए, कहां पे बनाए गए, इंडिया में बनाए गए। अब वही 2020-21 में आते हैं, कितना हुआ बेटा, 135 ट्रिलियन रुपीस। इसका मतलब क्या है कि there has been a reduction in GDP of India. Yeah, we got it from the last year -23.1%. हमारा जीडीपी इतना गिर गया था एक क्वार्टर में, ठीक है, -23.1, एंड इंडिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा भी था, ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा जो ये डाउनफॉल किसी दूसरे कंट्री के जीडीपी में नहीं आया जितना इंडिया के इसमें आया, ठीक है। सो मतलब क्या कि 135 ट्रिलियन डॉलर कहां से, 146 ट्रिलियन डॉलर से हमारा जीडीपी कितना हो गया बेटा, 135 ट्रिलियन डॉलर। कितना रिडक्शन था, -7.3% ग्रोथ रेट। कितना, -7.3%, ठीक है। जब से लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 से, तब से पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि हमारा ग्रोथ रेट काय में गया है, निगेटिव में गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 2021-22। अब ये 2021-22 मतलब अभी जो चल रहा है उसका सिर्फ अभी एक क्वार्टर खत्म हुआ है, ठीक है। अप्रैल मई जून ये 3 का डेटा हमारे पास आया है, 3 महीनों का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 2 प्रोजेक्शंस लगाए गए हैं, मतलब एस्टिमेट किया गया है, क्योंकि ये क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि भारत का विकास कितना होगा, ठीक है, भारत का जीडीपी किस लेवल से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2021-22 का दो प्रोजेक्शन है। पहला वाला है कि अगर हमारा जीडीपी 8.3% से अगर बढ़ता है तो हमारा पूरा ये कितना हो जाएगा, जीडीपी का नॉमिनल वैल्यू में 146 ट्रिलियन रुपीस हमारा जीडीपी बन जाएगा। बट ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए जीडीपी का, 8.3%। बड़ा टास्क है बेटा, ठीक है, मतलब हमको बैक टू नॉर्मल जाना पड़ेगा। 2019-20 में जो हमारा जीडीपी था वही अगर हमको वापस लाना है तो हमको कितने रेट से हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, 8.3% से बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर जीडीपी हमारा 10.1% से अगर बढ़ता है तो कितना होगा हमारा जीडीपी का वैल्यू, 149 ट्रिलियन रुपीस। कितना होगा, 149 ट्रिलियन। तो देखिए जनरली जो अभी आरबीआई की तरफ से या फिर प्रेडिक्शंस जो किए गए हैं वो किस रेट के किए गए, 8.3% के, कि शायद से ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा जीडीपी किस रेट से बढ़े, 8.3% से बढ़ के हमारा जीडीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 146 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। समझा इतना बेटा कि ये है पूरा जीडीपी का कैलकुलेशन। और ये फर्स्ट कोविड वेव, सेकंड कोविड वेव, इसके कारण जो एक शॉर्टेज आया या फिर इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ, उसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा जो भी ग्रोथ था वो हमने लॉस्ट कर दिया। 2 साल का ग्रोथ, 2 years वर्थ ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज बीन लॉस्ट। कौन से 2 साल, 2019-20 का और 2021 का। समझा, 2 साल का ग्रोथ रेट हमारा लॉस हुआ है। उसके बाद आते हैं,
ये जो ग्राफ है ये थोड़ा बारीकाई से समझिएगा। अगर ये ग्राफ आपको समझ जाएगा तो आपको एग्जैक्टली हमारी हालत क्या है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा कि एक साइड में हमारे जीडीपी का रुपीज में कैलकुलेशन है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, ईयर्स दिए गए हैं, फाइनेंशियल ईयर दिए गए, ठीक है। एक पहला वाला है 2019-20, दूसरा है 2020-21, थर्ड इज 2021-22। अब ये 3 साल की अगर बात करें तो आपको पता है कि कोविड केम इन 2019, 2019-20 और 2021, ये 2 साल का जो जीडीपी था वो हमने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड, नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। ठीक है, अब इसमें वही देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 146 ट्रिलियन रुपीस का हमारा था, 146 से हमारा अचानक से 2020-21 में कितना हो गया, 135 ट्रिलियन रुपीस हो गया। कितना डाउनफॉल था, -7.3% रिडक्शन ऑफ इन जीडीपी। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते होंगे तो हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने वी शेप रिकवरी के बारे में बात हो रही, किसके रिकवरी के बारे में बात हो रही थी, वी शेप रिकवरी। दिख रहा है बेटा, वी शेप दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था कि भाई नहीं, अभी का ये जो अभी डाउनफॉल हुआ है इकोनॉमी में या फिर जीडीपी में जो गिरावट आई है अचानक से, इट इज बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। भाई इसमें अचानक से जैसा जिस रेट से ये डाउनफॉल हुआ है उसी रेट से हमारा जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा एक बोला गया है। तो वैसा ही नियर अबाउट सिचुएशन अभी हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से वही हो रहा है 135 माइनस 7.3, बट वही अगर 8.3 से बढ़ता है हमारा जीडीपी तो कितना होगा, 146, और अगर 10.1 से बढ़ता है तो कितना होगा हमारा जीडीपी का वैल्यू, 149 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट बेटा, दिस इज बेसिकली वी शेप्ड रिकवरी, दिस इज व्हाट वी शेप्ड रिकवरी, जिसके बारे में सरकार मतलब कम से कम पिछले 3-4 महीने से कहते आई है कि भाई इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी कैसे होगी, वी शेप तो हो रही है। तो ये हम लोग ये ग्राफ से हमको पता चलता है। अब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर रहते, मान लीजिए अगर कोविड नहीं रहता, ये 2019-20 और 20-21 में कोविड नहीं रहता और नॉर्मल सिचुएशन रहते, तो हालात खराब रहते बट इतने खराब नहीं रहते। अब आप बोलोगे कि सर हालात खराब कैसे रहते, बिकॉज कोविड आने के पहले ही हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गया था, और दूसरी बात उस टाइम पे भी एम्प्लॉयमेंट का मारामारी चल ही रहा था। ठीक है, मतलब इकोनॉमी की सिचुएशन वाज नॉट इन अ गुड शेप एट दैट टाइम आल्सो बिफोर कोविड। सो ऐसे कंडीशन में कोविड आने के कारण क्या हो गया कि जो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी मतलब लड़खड़ा रही थी वो बहुत ज्यादा और क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, बोल सकते हैं बेटा, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इट विल गोना रिमेन इन अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। ऐसी बात नहीं कि कोविड गया करके तो फिर नॉर्मल सिचुएशन होगी तो नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिस्ट ने सीधा सीधा वार्न किया है कि ये जो कोविड का सिचुएशन है ये भले ही शॉर्ट टर्म सरकार को लग रहा होगा कि इसके इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होंगे, बट द इंपैक्ट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन विल बी लॉन्ग टर्म। ठीक है, एंड इट विल बी डिस्ट्रक्टिव, ऐसा भी साफ तौर से बोला गया है अगर इमीडिएटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं मेजर्स लिए जाते, मतलब जो ढांचेगत मतलब जो बेस है उसको ही पूरा चेंज करना पड़ेगा अगर हमको अच्छे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर नॉर्मली अगर जीडीपी नहीं, नॉर्मली अगर कोविड नहीं रहता तो हमारा ग्रोथ कितना होता, दोनों भी साल का ग्रोथ एवरेजली लेके चलते तो 6% का जीडीपी हमारा ग्रोथ होता। कितना होता, 6% जीडीपी का ग्रोथ होता। और वही अगर हम लोग अगर रुपीस के टर्म्स में देखते हैं तो लगभग 18 ट्रिलियन रुपीस का क्या होता है, एडिशन होता। कितना होता, 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन रुपीस, मतलब कितना 146 में 18 ऐड करो कितना होता है, 164 ट्रिलियन रुपीस का हमारा जीडीपी अभी होना चाहिए था। बट कितना है, कितना है हमारा जो प्रोजेक्शन है वो भी 146 बता रहे हैं हम लोग, मतलब 2 साल पहले का जितना था उतना ही हम लोगों को फिर से लाना है। तो अभी देखिए रिसेंटली जो क्वार्टरली जीडीपी आया उसमें बोला गया कि +20.1% का हमारा ग्रोथ हुआ है। तो सच में वो ग्रोथ है क्या, वो ग्रोथ नहीं है बेटा, वो हमने जो हमारा लॉस हुआ है उसी को हम लोग रिकवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जो हमारा ये मैंने बताया वी शेप का कि जो हमारा पहले पोजीशन था बिफोर कोविड उसी को हमको रिकवर करने को इतना टाइम लगेगा। तो वो ग्रोथ बेसिकली 20.1% नहीं है, वो सिर्फ एक क्वार्टर का हम लोगों ने एस्टिमेट किया है। तो वो ग्रोथ जो है वो पहले हमको ये 146 ट्रिलियन डॉलर जाने तक ही हमको उतना टाइम लगने वाला है। समझ में आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। उसके बाद आते हैं, ये पहला ऑप्शन था, पहला क्या था कि हमने 2 साल का ग्रोथ गवा दिया है। दूसरा जो कारण था हमारे इकोनॉमी में दैट इज बोथ रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग अप। कौन सा इन्फ्लेशन, रिटेल एज वेल एज होलसेल। अब नाम से ही पता चल गया होगा बेटा, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई दर वृद्धि।
जो भी महंगाई होती है उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन दो लेवल पे गिनी जाती है, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल मतलब कौन सा, हमारे तुम्हारे समान जो कस्टमर हम लोग सादे दुकान में जाते हैं, जब रिटेल शॉप में जाते हैं तो वहां पे जो हमको एक प्राइसेस देने पड़ते हैं, दैट विल बी काउंटेड अमंग रिटेल इन्फ्लेशन। और होलसेल इन्फ्लेशन मतलब कौन सा, आप मान लीजिए कॉटन मार्केट या फिर कोई सब्जी मंडी में चले जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, और वहां पे अगर आपको जब लॉट में चीजें खरीदते हैं तब अगर वहां पे प्राइस राइज हो रहा है तो वो काय में गिना जाएगा, होलसेल इन्फ्लेशन में गिना जाएगा। समझा इतना, इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन, तो ये दो अलग अलग जगह की इन्फ्लेशन यहाँ पे गिने जाते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। 5 किलो का राइस का बैग है, कितने किलो का है, 5 किलो का राइस का बैग है। अगर मैं एक हफ्ते पहले जाता हूं उसको खरीदने तो मुझे कितना प्राइस देना पड़ रहा है, 100 रुपीज आई नीड टू पे। ठीक है, 100 रुपीज कितने किलो के लिए, 5 किलो के लिए, मतलब पर केजी कितना हो गया, 20 रुपीज किलो केजी पर हो गया। ठीक है, मतलब 20 रुपीज केजी राइस। ठीक है, ये एक हफ्ते पहले की बात है। अब एक हफ्ते बाद की बात देखते हैं, आफ्टर 1 वीक व्हाट विल हैपन, वही सेम है, राइस का बैग है, प्राइस कितना है 100 रुपीज है, बट ये राइस का बैग कितना हो गया बेटा, अभी 4 किलो का हो गया, 4 केजीज का हो गया। मतलब क्या कि प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए। अभी जो मुझे रेट मिल रहा है 100 रुपए में कितने कितने राइस, कितने किलो राइस के लिए दे रहा हूं, 4 किलो राइस के लिए मैं 100 रुपए दे रहा हूं, मतलब पर किलो कितना हो गया, 25 रुपीज पर केजी। समझा, 25। पहले कितना था, एक हफ्ते पहले जब गया था तब 20 रुपए पर केजी था, बट अभी कितना है, अभी 25 रुपीज पर केजी। मतलब पर केजी राइस के पीछे कितना कितने से बढ़ा है बेटा कॉस्ट राइस का, 5 रुपए से बढ़ा है। ठीक है, पहले मैं 20 रुपए देता था, अभी मुझे कितना देना है, 25 रुपए पर केजी देना है। इसका मतलब 5 रुपए से कॉस्ट बढ़ा है विद इन एन वीक। अब ये जो 5 रुपए से कॉस्ट बढ़ा है राइस का, इसको ही मैं क्या कहूंगा, इसको ही मैं कहूंगा इन्फ्लेशन। क्या कहूंगा, इन्फ्लेशन, महंगाई दर वृद्धि। ठीक है, दूसरा इसको ही हम लोग इससे एक निष्कर्ष या फिर एक आउटकम हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि द परचेसिंग पावर ऑफ मनी गॉट रिड्यूस्ड। समझा, परचेसिंग पावर ऑफ मनी गॉट रिड्यूस्ड, व्हाई, हाउ, पहले मैं 100 रुपए में 5 किलो चावल खरीदता था, वही 100 रुपए में अभी मैं कितना चावल खरीदता हूं, 4 किलो खरीदता हूं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पैसा जो 100 रुपए से पहले मैं 5 खरीदता था, अभी वही से मुझे 4 रुपए समाधान रखना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली द परचेसिंग पावर ऑफ मनी हैज रिड्यूस। समझा, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन आपके पैसे का वैल्यू भी कम करता है, आपके पैसे का परचेसिंग पावर कम कर देता है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें समझा विद दिस एग्जांपल, दिस इज बेसिकली इन्फ्लेशन इन अ रॉ सेंस। अब इसमें थोड़ा एक थोड़ा ऊपर का टर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये परसेंटेज में गिना जाता है। अब इन्फ्लेशन रेट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, लास्ट एग्जांपल को याद करो कि पहले एक हफ्ते पहले जब मैं गया तब मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, तब मुझे 20 रुपए पर केजी देना पड़ रहा है। बट एक हफ्ते बाद जब मैं जा रहा हूं तो प्राइस बढ़ जा रही है राइस की, तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 25 रुपीज पर केजी पे करना पड़ रहा है। मतलब कितने से कॉस्ट बढ़ा है मेरा पर केजी के पीछे, 5 रुपए से कॉस्ट बढ़ा है। अब इसी को मुझे काय में निकालना है, परसेंटेज में निकालना कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन कितने परसेंटेज से बढ़ा है। तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 20। ठीक है, मतलब 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो कितना आता है, 25%। अगर मैं सिर्फ एक कमोडिटी को कंसिडर करता हूं तो इन्फ्लेशन कितने रेट से बढ़ा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, 25% से इन्फ्लेशन बढ़ा है। बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने बताया, इतने रेट से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। हार्ड टू हार्ड 3%, 4%, अभी फिलहाल के टाइम में इट इज हॉवरिंग अराउंड 6%, मतलब कभी 6% के ऊपर जाता है, 6% के नीचे आता है, बट 5 to 6% के नॉर्मल रेंज रहता है। अभी के सिचुएशन की बात बता रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्राइजेस, मुझे परसेंटेज इंक्रीज को ही हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन रेट कहेंगे। समझा बेटा, ठीक है, पहले प्राइजेस 20 रुपए पर केजी थे, कितने हुए 25 रुपए, कितने का इंक्रीज हुआ, 5 रुपए का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज वैल्यू कितना है, 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कितना कॉस्ट आता है, 25% अपना क्या आता है, इन्फ्लेशन रेट आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं तीन लेवल पे इन्फ्लेशन आते हैं, जनरली गिने जाते हैं। पहला आता है प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, जो भी मान लीजिए किसान से अगर हम लोग कोई धान खरीदते हैं, धान मतलब क्या, राइस। ठीक है, आप राइस खरीदते हो तो भाई वो किसान क्या हो गया, किसान इज अ प्रोड्यूसर, किसान इज अ प्रोड्यूसर, फार्मर इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद वो किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा। ठीक है, जो बीच का व्यापारी वगैरह रहता है उसको बेचेगा, वो क्या है बेटा, वो होलसेलर है। होलसेलर के बाद में होलसेलर किसको बेचता है,
रिटेलर को बेचता है, मतलब जो किराना दुकान में जाके आप बेसिकली जो गेहूं और चावल खरीदते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिटेलर। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में क्या बताया सेकंड पॉइंट के, कि इन्फ्लेशन बढ़ा है। कहां कहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है? रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है एंड होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो रिटेलर को, जो रिटेलर के पास जो कस्टमर चीजें खरीदने आता है, उसको कौन सा इन्फ्लेशन रहता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसका जो इन्फ्लेशन रहता है उसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब कंज्यूमर को जो भी चीजें खरीदते वक्त महंगाई का सामना करना पड़ता है, वो काय में गिनी जाएंगी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिनी जाएंगी। ठीक है। दूसरा, होलसेलर जो भी चीजें खरीदेगा बेटा, उसको जो इन्फ्लेशन पे करना पड़ रहा है वो काय में गिना जाएगा? होलसेलर प्राइस इंडेक्स। काय में गिना जाएगा? होलसेलर प्राइस इंडेक्स, WPI। ये दोनों भी इंडेक्स हो जो है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका डिटेल एलेबोरेशन आपके क्लासेस में किया जाएगा। उसके बाद में, हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तीन लेवल जब हम लोग देखते हैं, रिटेलर, होलसेलर एंड प्रोड्यूसर, ये तीन लेवल पे अलग अलग क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये तीन लेवल पे क्या होता है? अलग अलग लेवल का इन्फ्लेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट एलेबोरेट ऑन द करंट एग्जाम्पल। रिसेंटली क्या हो रहा है? टोमेटो का अपने वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं कि फार्मर्स आ रहे हैं भाई, टोमेटोज का रेट नहीं मिल रहा है और रास्ते पर ही डाल रहे हैं। ठीक है। अगर मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, मतलब जो होलसेलर को रेट है, होलसेलर का रेट है, वो उनको मिल रहा है 2 रुपए 3 रुपए किलो मिल रहा है, बराबर बात है, 2 रुपीज 3 रुपीज केजी। बट अगर आप रिटेलिंग में, मतलब आप अगर किसी वेजिटेबल वेंडर के पास में अगर टोमेटोज खरीदने जाते हो, तो क्या रेट देता है? कम से कम 15 रुपए किलो देता है। बेटा होलसेलर में कितना रेट मिल रहा है? 2 रुपए 3 रुपए किलो मिल रहा है। बट रिटेलर में आपको कितना दिया जा रहा है? 15 से 20 रुपए किलो के दरमियान आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। ठीक है। दो लेवल का जो प्राइस है वो डिफरेंट रहता है, फिर दो लेवल का इन्फ्लेशन भी क्या रहेगा? दो लेवल का महंगाई दर भी चेंज रहेगा। दैट्स व्हाई रिटेलर का गिनने के लिए सीपीआई निकाला गया है, और होलसेलर का ये इन्फ्लेशन इंडेक्स गिनने के लिए क्या निकाला है? WPI निकाला गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय टू मेन इंडाइसेस। दो मेन इंडाइसेस अभी मैंने बताया, एक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा WPI दैट इज होलसेलर प्राइस इंडेक्स। अब ये WPI क्या करता है? होलसेल लेवल प्राइस चेंज देखता है। ठीक है। मतलब मान लीजिए मेरे पास अगर 10 टन या फिर 10 टन का अगर टोमेटो है, अगर मैं वो बेचने जाऊंगा तो मैं फिर काय में काउंट होऊंगा? WPI में होऊंगा। और सीपीआई क्या? मैं जब कस्टमर सामान 1 किलो 2 किलो खरीदने जाऊंगा तो कौन सा इंडेक्स मुझे फेस करना पड़ेगा? सीपीआई। ठीक है। रिटेल लेवल प्राइस चेंज, रिटेल लेवल पे जो प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं वो काय में कंसिडर किए जाएंगे? सीपीआई में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? WPI एंड सीपीआई। अब यहां पे वही बोला गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टेकन अ हिट एंड रिकवरी इज म्यूटेड ड्यू टू द सेकंड कोविड वेव। मतलब क्या? कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, और अभी तो बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। इवन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज चैनल भी देखते होंगे तो आपको दिख रहा है, सिलेंडर की रेट देखो बेटा, एक साल पहले सिलेंडर का रेट 400-500 रुपए था, अभी वही रेट 800-900 रुपए तक आ गया। मतलब विद इन 1 ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 300 to 400 रुपीज। ठीक है। और ये अलग अलग रीजन में अलग अलग इससे रेट बढ़े हैं उसके। सो ये बात है। इवन जो हमारा कमर्शियल सिलेंडर रहता है, आप देखना कभी आप ये होटल्स में वगैरह जाते हो, जो सिलेंडर यूज किया जाता है कौन सा रहता है? कमर्शियल सिलेंडर। उसके एक साल पहले के रेट 1300 रुपए थे, आज के टाइम में उसका रेट चल रहा है 1800 रुपीज। कितना? 1800। मतलब एक साल में कितने रुपए से रेट बढ़ा है? 500 रुपए से सिलेंडर का रेट बढ़ा है। इट इज वेरी ह्यूज इंक्रीज इन द रेट। सो ऐसे कंडीशन में वही है कि और सेकंड कोविड वेव आने के कारण जो भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी वो फिर से रुक गई। ठीक है। सो इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग एवर इंक्रीजिंग प्राइसेस। मतलब अभी के टाइम में वो सेकंड कोविड वेव तो खत्म हो गई है, बट अभी बात किसकी हो रही है? थर्ड कोविड वेव की है। मतलब फिर से इकोनॉमिक रिकवरी जस्ट अभी शुरू हुई है, उसमें अगर तीसरी वेव आती है तो और प्रॉब्लम आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद ये थोड़ा ग्राफ के पैटर्न में देखते हैं। हमको एक बार एक ग्राफ से दिखता है, ये सीपीआई का ग्राफ है। किसका है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ग्राफ है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी अलग अलग सब टाइप्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा होगा दिस इज सीपीआई। जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या दिखाती है? जो कंप्लीट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरा सीपीआई कोर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोर, मतलब क्या? कि इसमें फ्यूल और फूड जो जिनके फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस रहते हैं, फ्यूल मतलब अपना जो पेट्रोल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप जाते हो ना कि कभी 100 रुपए रहेगा, कभी 105 रहेगा, कभी 110 भी रह सकता है। मतलब क्या है? फ्यूल के प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग है। उसी प्रकार वेजिटेबल्स के प्राइसेस भी क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो ये कोर सीपीआई में क्या नहीं लिया जाता? फ्यूल एंड वेजिटेबल्स, इनका इंक्लूजन नहीं किया जाता। ठीक है। तीसरा सीपीआई फूड, ऑब्वियस बात है, जो भी फूड कमोडिटीज है वो फिर काय में गिनी जाएंगी?
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड में गिनी जाएंगी, ठीक है। चौथा सीपीआई एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी के प्रोडक्ट्स है वो काय में गिने जाएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिने जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा ऐसा आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट एवरी इंडेक्स इज राइजिंग, एवरी इंडेक्स इज राइजिंग। यहाँ पे अगर सीपीआई देखते हैं, ये रेड कलर का जो लाइन है दैट इज कंप्लीट सीपीआई, तो वो दिखेगा आपको इट इज अराउंड 6%, 6% से भी बढ़ गया है। देखिए आरबीआई को टारगेट दिया जाता है, आरबीआई पे जिम्मेदारी है कि जो भी इन्फ्लेशन है वो किसके अंडर होना चाहिए, 2% मिनिमम लिमिट है और 6% मैक्सिमम लिमिट है। 2% की मिनिमम लिमिट है और 6% की मैक्सिमम लिमिट है। अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जाता है तो जवाब दे किसको जवाब देना पड़ेगा, आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लीगली बाइंडिंग। आरबीआई का ये टास्क है कि इन्फ्लेशन को क्या करे, महंगाई दर को कंट्रोल करे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये 6% से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, आरबीआई को एक्शन लेने पड़ेंगे ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अगर आरबीआई इमीडिएटली एक्शन नहीं लेता है और इन्फ्लेशन बढ़ते ही रहता है तो क्या होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को जवाब देना पड़ेगा आरबीआई को कि भाई आप पे जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं। समझ में आ रहा है। सो इन्फ्लेशन का जो वैल्यू फिक्स किया है आरबीआई ने वो कितना है, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, इसके बीच में ही क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने भी इंडाइसेस देखो आप, इन्फ्लेशन हर एक में क्या हो रहा है, थोड़े ना थोड़े लेवल पे बढ़ ही रहा है। सो ये पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे वही बोला गया, द कॉमन इंडियन इज विटनेसिंग अ फास्ट राइज इन प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ठीक है। वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ रहे, ठीक है। गैस जो नेचुरल हम सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सीएनजी, उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे। मींस ओवरऑल स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो जो भी चीजें हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, हर एक की कॉस्ट क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और ये दिस इज वन काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा इसके पहले इतने ज्यादा रेट से इन्फ्लेशन कभी नहीं बढ़ा था। उसके बाद सेकंड जो आते हैं डब्ल्यूपीआई पे, काय पे आते हैं, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन होता है वो काय में गिना जाता है, डब्ल्यूपीआई में गिना जाता है। सेम डब्ल्यूपीआई एनर्जी, डब्ल्यूपीआई फूड, डब्ल्यूपीआई कोर, ठीक है। अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा अभी तक, ठीक है, अभी तक डब्ल्यूपीआई इतना ज्यादा बड़ा कभी बढ़ता नहीं था, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ता नहीं था। बट अभी पहली बार ऐसा हुआ है बेटा कि सीपीआई के साथ में क्या बढ़ रहा है, डब्ल्यूपीआई भी बढ़ने लग गया है। होलसेल प्राइस मतलब होलसेल लेवल पे भी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड दैट टू एट अ वेरी रैपिड स्पीड, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी कंसर्निंग कॉज फॉर आरबीआई एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट कि भाई दोनों भी लेवल पे प्राइसेस इतने ज्यादा कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ, जनवरी 19 से, ठीक है। लास्ट जान 19 से ये प्राइसेस जो बढ़ना है डब्ल्यूपीआई के वो बढ़ना शुरू हुआ। और अभी कितना है, एवरेज अगर देखें तो 13% है। कितना है डब्ल्यूपीआई, 13%, नियर अबाउट 12 ये जो रेड लाइन है ना, दिस शोज द ओवरऑल डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कितना है, 13% इंक्रीज, 13% रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डब्ल्यूपीआई में। मतलब हमको एक दिख रहा है कि दोनों भी साइड में क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और होलसेल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है दैट इज पुअर क्रेडिट ऑफटेक इन द कमर्शियल टेक सेक्टर। क्या, पुअर क्रेडिट ऑफटेक। अब ये वर्ड थोड़ा पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली पुअर क्रेडिट ऑफटेक का मतलब आसान भाषा में क्या है बेटा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे क्या लगता है, मुझे चाहिए पैसा, मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब मुझे बताइए बिजनेसमैन खुद का पैसा लगाता है क्या, अगर मेरे पास एक्सेस का रहता है तो मैं लगा दूंगा, बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वेयर शुड आई गो, आई विल गो टू द बैंक, ठीक है, एंड आई विल डिमांड क्रेडिट और लोन। समझा। तो ये पुअर क्रेडिट ऑफटेक का मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बिजनेसमैन है फॉर इन्वेस्टमेंट वो क्या नहीं मांग रहे, वो लोन नहीं मांग रहे हैं। क्या नहीं मांग रहे, लोन नहीं मांग रहे। देखो जब तक बिजनेसमैन बैंक से पैसा नहीं उठाएगा तब तक बैंक वालों को फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो भी अगर वो लोन लेने वाले ज्यादा रहेंगे तो उनको क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उससे ही वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्या है, ये पुअर क्रेडिट ऑफटेक इन द कमर्शियल सेक्टर। मतलब क्या, बिजनेसमैन आर नॉट कमिंग इन फ्रंट, नॉट कमिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और बैंक टू टेक अ लोन एंड टू नॉट इवन सेटअप अ कंपनी। अब लोन क्यों लेगा भाई, कंपनी सेटअप करने के लिए लोन लेगा, तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या नहीं ले रहे, लोन नहीं ले रहे। इसीलिए टाइटल क्या है, पुअर क्रेडिट टेक ऑफ टेक, ठीक है। क्रेडिट मतलब लोन होता है, क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन है। किसने लोन नहीं ले रहा है, कमर्शियल सेक्टर लोन नहीं ले रहा है। यहाँ पे वही है कि बिगेस्ट इंजन ऑफ जीडीपी इन इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी को जब हम लोग थोड़ा एक ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी डोमेस्टिक ओरिएंटेड ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी क्या है,
डोमेस्टिक ओरिएंटेड ज्यादा है, मतलब हमारे लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना फायदा किसको होता है, हमारी इकोनॉमी को होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें वही बोला गया है, द बिगेस्ट इंजन ऑफ जीडीपी इन इंडियन इकोनॉमी इज शॉपिंग। लोग शॉपिंग करते हैं बेटा, एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च करते हैं हम लोग, इवन ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो बेसिकली दीज आर ऑल व्हाट, these are all what, these are the important aspect of Indian economy। जो हम लोग हमारे इकोनॉमी में डोमेस्टिक खर्चा करते हैं उसी का फायदा किसको मिलता है, हमारे इकोनॉमी को मिलता है। ठीक है, सो मोर देन 55% ऑफ जीडीपी इन अ ईयर, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में अलग अलग चीजों पे, ठीक है, उसमें शॉपिंग आ जाएगा, उसमें आपका ट्रैवलिंग आ जाएगा, फिर सर्विस सेक्टर, आप हॉस्पिटल में जाते हो, सारी चीजें जो आप करते हो देश के अंदर में, वो काय में आता है, एक्सपेंडिचर दैट इंडियंस अंडरटेक इन द प्राइवेट कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदना वगैरह, वो सब काय में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और ये जो हम लोग खर्चा करते हैं ये हमारा जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 55% ऑफ जीडीपी। मतलब जितना ज्यादा लोग खर्चा करेंगे उतना फायदा किसको होता है, हमारे इकोनॉमी को होता है। समझा इतना? ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा, मुझे बताइए, लोगों के पास पैसा है क्या? लॉजिक लगाइए, क्या ये हो सकता है क्या कम हो गया होगा? बिकॉज भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोगों की सैलरी कट हो गई। ठीक है, कुछ कुछ फैमिलीज में तो कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में क्या है कि लोगों के पास अभी तक जो पैसा था, जो खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो पैसा भी क्या हो गया, कम हो गया। अब मुझे बताइए, जब पैसा ही कम हुआ लोगों के पास का, तो लोग खर्चा भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, ये जो 55% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था हर साल, ये भी क्या हो गया, समझा? ठीक है, ये सबसे बड़ा एक कारण है। उसके बाद देखिए, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनीज की क्या बात है। इवन बिफोर कोविड द इंडियन इकोनॉमी हैड रीच्ड अ स्टेज वेयर द कॉमन मैन वाज होल्डिंग बैक देयर एक्सपेंडिचर। मतलब कोविड आने के पहले ही हमारे जो पूरे भारत के लोग थे वो खर्चा करना उन्होंने कम कर दिया था। मतलब ऐसी बात नहीं कि कोविड आने के बाद ये सब हुआ है करके, कोविड के पहले ही सिचुएशन वाज वरीसम। ठीक है, सिचुएशन थोड़ी कंसर्निंग थी कि जो एक्सपेंडिचर नॉर्मली होता था हमारे यहाँ पे, या फिर सेविंग्स जो होती थी, वो भी कम हो चुकी थी, पहली बार भारत में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वही है, पहला कोविड वेव जब आया तो ऑलरेडी सिचुएशन तो खराब थी हमारे पास हमारी, पर पहला कोविड वेव आने के बाद क्या हो गया, लोगों के जॉब्स गए जॉब्स, और क्या हुआ, सैलरी कट हुआ। अब जॉब और सैलरी कट अगर होते हैं तो बेटा पैसा बचेगा क्या, नहीं बचेगा। सेकंड, अब ये पहली कोविड वेव खत्म होने के बाद जब इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, जब फिर से बैक टू नॉर्मल हो रहा था, तभी कौन सी वेव आई, सेकंड कोविड वेव आई। अब ये सेकंड कोविड वेव आई तो सेम जॉब लॉसेस एंड सैलरी तो थे, बट उसके साथ में क्या बढ़ गया, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में भाई पैसा नहीं, तो भाई प्रॉपर्टीज बेच के लोगों ने क्या किया, हॉस्पिटलाइज किया। मतलब अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी बाजू में गई, लोगों के पास पैसा जॉब तो है ही नहीं, बट उनको अपने जेब से या फिर जो भी प्रॉपर्टीज थे वो बेच के हेल्थ एक्सपेंसेस करने पड़े। सो इसके कारण जो ऑलरेडी क्रेडिट टेक ऑफ था, मतलब अब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है ना, लोग मार्केट में जाके क्या खरीदेंगे बेटा, बिकॉज अगर पैसा रहेगा तो मार्केट में जाएंगे, अगर पैसा ही नहीं है तो लोग मार्केट में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। अब मुझे बताइए, आप लॉजिक लगाइए, मैंने टॉपिक क्या बताया, पुअर क्रेडिट टेक ऑफ। क्या बताया टॉपिक का हेडलाइन, पुअर क्रेडिट टेक ऑफ। कौन क्रेडिट लेता है, बिजनेसमैन लेता है। कौन लेता है, बिजनेसमैन, नई कंपनी सेटअप करने के लिए लोन लेता है। अब मुझे बताइए, मार्केट में अगर कस्टमर ही नहीं है, मार्केट में अगर कस्टमर ही नहीं है चीजें खरीदने के लिए, तो बिजनेसमैन कंपनी डाल के प्रोडक्शन भी कर ले तो उसका माल बिकेगा क्या मार्केट में, नहीं बिकेगा। मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कि जो चीज अगर मैं बनाता हूं उसके लिए अगर मार्केट में कस्टमर ही नहीं है तो मैं कंपनी सेटअप करूंगा क्या, नहीं करूंगा। लॉजिकल बात है, यही हुआ। ये देखिए, ठीक है, वरीड बिजनेसमैन, दोनों भी छोटे और बड़े, दोनों भी बिजनेसमैन को ये चिंता सताई कि भाई हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, बट प्रॉब्लम इज सप्लाई इज देयर बट व्हाट इज नॉट देयर, डिमांड इज नॉट देयर। डिमांड इज नॉट देयर। सप्लाई डिमांड बचपन से सुनते आ रहे हैं बेटा, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई कैसे बढ़ती है, सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होता है तभी महंगाई बढ़ती है। सेम चीज कहां पे हुई, यहाँ पे हुई कि बिजनेसमैन आर रेडी टू प्रोड्यूस द गुड्स, सप्लाई इज देयर, they are ready to supply the goods, but who is not ready, customer is not ready to buy the product. Why? Because lack of money. समझ में आ रहा है, पैसे का किल्लत था तो सामने में कस्टमर ही नहीं है तो किसके लिए बनाए, वही हुआ। अर्लियर क्या होता था, जब शॉपिंग के लिए जाते थे तो लोग ऐसा पूरा बास्केट भर भर के लाते थे बेटा। अभी क्या होता है, अभी भाई पहले सोचना पड़ता है पैसा कितना है, उसके हिसाब से 3-4 चीजें खरीदना पड़ता है। और आपको लगता होगा कि सर आपने ये कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगाए, बेटा अच्छे नहीं लगाए। रिसेंटली आई हैव सीन वन न्यूज सेक्शन कि जिसमें मैंने खुद ही देखा है
कि झारखंड का एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि झारखंड में बेसिकली क्या हुआ कि सरसों का तेल आप सुनते होंगे, जैसा हमारे यहाँ पे सोयाबीन और जो इसका फल्ली का तेल है वो बहुत ज्यादा खाया जाता है, सोयाबीन और ग्राउंड नट का ऑयल, बट जनरली नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल बहुत खाया जाता है। अब सरसों के तेल के रिसेंटली दाम कितने हुए, 200 रुपीज पर केजी चले गए, कितना, 200 रुपए पर केजी सरसों के दाम हो गए। तो एक झारखंड के ऐसे कोई विलेज का एक ये आया था, एक विलेज में एक शॉप था, उसका एक इंटरव्यू लिया गया था कि भाई आपके यहाँ पे कैसा सेल हो रहा है। तो उसने दुकानदार ने सीधा बताया टीवी रिपोर्टर को कि देखिए पहले मैं 1 लीटर के पैक्स रखता था, पहले 1 लीटर के जो पैक आते हैं ना वो मैं पहले रखता था, बट अभी मैंने रखना बंद कर दिया है और अभी सैशेट्स रखता हूँ, मतलब 10 रुपए वाले 20 रुपए वाले सरसों के ऑयल के सैशेट्स रखता हूँ। क्यों सैशेट्स रखता हूँ, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मुझे बताइए 200 रुपए पर किलो अगर वो खरीदेगा बेटा तो अपनी फैमिली को क्या देगा और क्या करेगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या भाई जितना लगता है 10 रुपए का उतना लो और काम निपटाओ। तो उसने सीधा बोल दिया कि क्या, कि पहले जो इतना मैं माल भर के रखता था, बोले अभी नहीं करता हूँ, अभी सिर्फ सैशेट्स रखता हूँ, जिनको लगते हैं वो 10-20 रुपए देते हैं और लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है, दिस इज द slump in demand, this is the kind of an slump in demand which is happening both at a rural level as well as at the अर्बन लेवल, ठीक है। ये दोनों भी जगह हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं कि सिर्फ देहातों में हो रहा है, शहरों में भी यही हालात है, शहरों में भी यही हालात हो रहे हैं, ठीक है। सो इतना समझा। अब कम हो गया तो कंज्यूमर नॉट स्पेंडिंग, अल्टीमेटली है कि बिजनेसमैन को क्या चाहिए, कंज्यूमर ने स्पेंड करना चाहिए, मॉल में आना चाहिए, बड़ा मजा करना चाहिए और पैसे खर्च करना चाहिए, किसको एक्सपेक्टेड रहता है, बिजनेसमैन को एक्सपेक्टेड रहता है। बट अगर वैसा नहीं हो रहा है तो क्या, नो न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी देयर एंड रिफ्यूज टू सीक न्यू लोन्स, मतलब businesses will not go for new investment. Why? Customer is not there, demand is not there. Why should I invest my money unnecessarily? ठीक है, and why should I pay to the banks rate of interest, that high lump sum rate of interest unnecessarily? अगर मुझे पता है कि मैं इन्वेस्ट करने के बाद मेरा प्रोडक्ट बिकने ही नहीं वाला है और मार्केट की सिनेरियो वैसा नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या, नहीं करूंगा। और मैं बैंक से लोन लूंगा क्या, नहीं लूंगा। समझा कैसे पूरी इकोनॉमी एक में एक से जुड़ी हुई है बेटा, ठीक है। यही चीज, ये प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ पे क्या नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे। ये ग्राफ है बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है इनका लोन का, ये देखिए कि ये पूरा ये ईयर नीचे लिखा गया है फ्रॉम 19 to 21, और कितना हो रहा है, पूरा डाउनवर्ड ग्राफ है बेटा। कैसा ग्राफ है, डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है। डाउनवर्ड ग्राफ क्या शो करता है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी कैसी है, अभी भी नीचे जा रही है। वो वी शेप का आपने जो बताया वो टेम्पररी है करके, ये दिख रहा है हमको कि भाई अभी भी रिकवरी इज नॉट देयर, ठीक है, टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं फोर्थ जो रीजन है, दैट इज इनएडिक्वेट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पूरे भारत की अगर बात करें बेटा, इंडियन इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 बिगेस्ट कंजम्पशन या फिर 3 बिगेस्ट इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, 3 बिगेस्ट इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से? पहला है बेटा डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर हमारी इकोनॉमी जो चलती है वो सबसे पहला जो प्रमुख ये है वो कौन सा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक बिजनेसेस, हमारे जो बिजनेसमैन रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं, ये हमारा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है, सरकार है, सरकार, बिकॉज सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। अभी मैंने आपको बताया कि सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं भी लोन लेता हूं करके, लोन ले सकती है, बट सरकार कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं खर्चा नहीं करूंगी करके, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड एनी हाउ। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं भी रहता है तो भी गवर्नमेंट पैसे छाप के, पैसा लोन से लेके कैसे वो भी उसको चलाना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो दीज 3 आर द व्हाट बिगेस्ट इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। समझा? अब इसमें वही बात है, अब डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं बेटा। अभी मैंने इतना तुमको रामायण महाभारत बताया कि भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या होगा। अब लोगों के पास जाते हो तो कहाँ पे, वो पूछेंगे पैसा किधर है कि नहीं, पैसा किधर है। अब भाई सरकार बोलती है खर्चा करो, मोदी जी बोलते हैं खर्चा करो। अब खर्चा करने के लिए लोगों के जेब में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब भाई लोग वेल्ले बैठे हुए हैं, लोगों के पास ना जॉब है, ना सैलरी है, ना पैसा है। ऐसे कंडीशन में ये होगा क्या, ये ऐसी हालत होने वाली है अपनी, ठीक है। पैसा किधर है भाई, ठीक है। सेकंड आता है कस्टमर किधर है। अब बिजनेसमैन बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि डोमेस्टिक बिजनेसमैन को बेटा लोन, हमने लोन मेला लगाया, सुना होगा आपने नाम, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैनर्स रहते हैं बेटा, हमको भी फोन आते हैं, ठीक है, दिन में 2-3 तो फोन आते ही है, सर आपको लोन चाहिए क्या, 10 मिनट्स में अप्रूव करते सर, आधे घंटे में अप्रूव करते सर। प्रॉब्लम क्या है, लोन कब लेगा बिजनेसमैन, जब कस्टमर रहेगा। अब बिजनेसमैन ढूंढ रहा है बेटा कस्टमर को, कि कस्टमर ही नहीं आ रहे तो मैं लोन क्यों लूं। तीसरा, अब सरकार, ठीक है, अब सरकार के सामने द्विधा परिस्थिति आ गई है। सरकार को मैंने तुमको पहले ही बताया कि सरकार का सिंगल जो अर्निंग सोर्स रहता है वो क्या है, एक टैक्सेस से पैसा मिल रहा था, बट अभी भी क्या हो गया, वो भी कम हो गया बहुत हद तक।
तो ऐसे कंडीशन में अब जिसकी भी सरकार है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है कि ये नरक में क्यों आया मैं। सिंपल सी बात है, इट इज वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। और नो, नॉट एनी गवर्नमेंट वेदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी, दे एक्सपेक्ट टू बी इन सच काइंड ऑफ एन सिचुएशन कि जहां पे भाई ये दोनों तो कुछ नहीं कर सकते, पर अभी आखिरी में किसको करना है, सरकार को। बट सरकार के पास में पैसा है क्या, सरकार के पास पैसा है क्या, नहीं है। मतलब क्या है कि अभी के टाइम की अगर बात करें बेटा, द ऑल द थ्री बिगेस्ट इंजन्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ। मतलब कि भाई अभी तक कैसा होता था, एटलीस्ट ये अगर ये कमजोर है तो भाई एक स्ट्रांग रहेगा, ये दोनों कमजोर है तो ये स्ट्रांग रहेगा। बट अभी क्या हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों क्या है, बीमार है, तीनों के तीनों क्या है, बीमार है। तो इसीलिए हमारे सरकार ने अभी कौन सा प्लान निकाला है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये बहुत ही इनोवेटिव है सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। बट बेटा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज डूइंग इट। ठीक है, इसके पहले भी ये हुआ है। गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाली थी और वो अभी भी इंप्लीमेंट हो रही है। ये उसी का एक टाइप है, सिर्फ इन्होंने क्या किया, उसको एक ब्रांडिंग कर दिया, एक नाम बदल दिया और लगा दिया कि देखो भाई हम लोग नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ये प्रोजेक्ट लाए हैं और ऐसा ऐसा इसमें होने वाला है करके। तो ये पहली बार हो रहा है क्या, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा। बट अल्टीमेटली ये तीन में से अब इनके पास पैसा नहीं है, सेकंड बिजनेस वाले बोल रहे हैं कस्टमर नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, तीसरा गवर्नमेंट बोल रहा है कि ठीक है भाई मेरी सिचुएशन तो खराब है, बट गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है क्या, गवर्नमेंट नहीं बोल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। सरकार को एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है, सरकार को एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है, सरकार को एक्सपेंसेस उठाने ही पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं, it was incumbent on the third biggest engine of India's GDP growth, that is the government. Incumbent क्या है, to spend more and pull the economy out of the current situation. खर्चा करो भाई, खर्चा करो, डिमांड पैदा करो। ये किसका काम है, अभी सरकार का काम है। बिकॉज अभी बिजनेस भी ठंडा बैठ गया है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, तो अल्टीमेटली सरकार को ही खर्चा करके कंपनी सेटअप करना पड़ेगा या फिर कुछ तो भी उनको एक ऐसा सिनेरियो लाना पड़ेगा कि जहां पे वो पैसा दे रहे लोगों को। रघुराम राजन का आपने नाम सुना होगा, द एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, उन्होंने खुद एक रिकमेंडेशन दिया था कि सरकार ने क्या करना चाहिए, लोगों के बैंक अकाउंट में एक सम ऑफ अमाउंट देना चाहिए, 5,000 6,000 ऐसा कुछ तो भी सम ऑफ अमाउंट लोगों के अकाउंट में देना चाहिए, ताकि मार्केट में डिमांड पैदा हो। मार्केट में क्या पैदा हो, डिमांड पैदा हो। आपने सुना होगा कि ये पहले कोविड वेव के बाद में, उसके बाद में गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्कीम्स लाए थे कि भाई छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे उनको 10,000 रुपए तक लोन दिया गया, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको दिया गया। बेसिकली ये अच्छा कदम था, बट इसका एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था और कॉमन पीपल को भी पैसा मिलना चाहिए था, ताकि मार्केट में क्या हो, डिमांड क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो, डिमांड। अल्टीमेटली वही है ना कि डिमांड पे ही पूरा खेल है, अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके कुछ मतलब नहीं है, यही चीज है। बट अभी ये किसको करना पड़ेगा, सरकार को ही कुछ तो भी अभी करना पड़ेगा, सरकार को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए अब सरकार को पता है कि प्राइवेट जो पैसा है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहां पे हो रही थी वहां पे वो नॉर्मली नहीं हो रही है, तो सरकार को कैसे तो भी अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ रहा है, पैसा खड़ा करना ही पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब देखिए बेटा, ये आपके ग्राफ पे जो आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है, इट इज बेसिकली एस्टिमेट, एक रेवेन्यू एस्टिमेट रहता है कि हमारा बजटरी एक्सपेंडिचर इसमें बताया गया है। अब ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। क्या है वो, टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जो भी खर्चा होता है वो एक ग्रीन ग्राफ से दिखाया गया है। अब क्या दिख रहा है, 2018-19 में 12.3% था, फिर 13.2, फिर 17.8 और 15.6। अब इसमें 2 साल हमको देखना है, कौन से, ये वाले 2020-21 और 2021-22। 2020-21 मतलब कौन, 20-21 मतलब कौन सा है, लास्ट ईयर का। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना किया, 17.8% किया। कितना किया, 17.8%। और इस साल कितना किया, 15.6%। मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, 17.8 तो लास्ट ईयर था, 17.8 और इस साल कितना है, 15.6। बढ़ा है कि कम हुआ है, कम हुआ है। मुझे बताइए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या बोला गया है कि सरकार का खर्चा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि डिमांड इंप्रूव हो और इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़े। पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, अब उसमें दूसरा फैक्टर देखते हैं, ये जो रेड कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है ना, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। ये रेड कलर का जो ग्राफ दिख रहा है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर आसान भाषा में आपको समझना है तो देखिए, हमारे घर पे मान लीजिए अगर मैं 20,000 रुपया कमाता हूं, कितना, मेरा अगर सैलरी महीने का 20,000 रुपया है, तो मेरे घर पे कितना आ रहा है, 20,000 इज माई इनकमिंग सैलरी।
सो जितना मेरा इनकम है मैं क्या करूंगा, मेरा एक्सपेंडिचर भी वो 20,000 के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर मेरा इनकम मेरा 20,000 है तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी हालत में मेरा खर्चा 18,000 तक होना चाहिए और मेरे पास में 2,000 रुपए का सेविंग बचना चाहिए। ठीक है, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इन केस अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा इनकम 20,000 पर मंथ है, कितना सैलरी है मेरा, 20,000 पर मंथ इज माई सैलरी। अगर ये 20,000 मेरी सैलरी मुझे इनकमिंग आ रही है बट मेरा खर्चा है 25,000 का, मेरा खर्चा कितना है 25,000 का है, मतलब मुझे कितना उधार लेना पड़ रहा है, लोन कितना लेना पड़ रहा है 5,000 रुपए। क्या किया बेटा मैंने इस इक्वेशन में, आई आई डिड्यूस्ड, जितना मेरा एक्सपेंडिचर है 25,000 उसमें से मेरा इनकम मैंने माइनस कर दिया, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5,000। मतलब आई एम स्पेंडिंग इन एक्सेस 5,000 रुपए में ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं एज कंपेयर टू माई इनकम। ये 5,000 रुपए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट मतलब अब फैमिली में ऐसा नहीं होता है, ये आपको सिर्फ एग्जांपल बताया। फैमिली में कैसा होता है, जितना मेरा इनकम रहता है उतना ही मैं मेरे हिसाब से खर्चा करूंगा ना, बट सरकार का ऐसा नहीं रहता है। सरकार का इनकम भले ही कम हो बट सरकार को जितना एक्सपेंडिचर है उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सरकार ऐसा नहीं बोल सकती, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, सरकार कैसे भी अपना पैसा अरेंज कर सकती है, तो सरकार को खर्चा करना ही पड़ता है जितनी भी इनकम है उससे। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, सरकार का जो खर्चा है वो उसके इनकम से ज्यादा ही रहता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब क्या दिख रहा है देखो, 3.4% कब था, 2018-19 में 3.4% फिस्कल डेफिसिट था। फिर बढ़ा 4.6% हुआ, फिर 9.2% हुआ कब, 2020-21 में। ठीक है, मतलब पिछले साल कितना फिस्कल डेफिसिट था, 9.2%, बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर अभी क्या होना चाहिए था बेटा, सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव आई अभी जस्ट 2 महीने पहले खत्म हुई। सेकेंड वेव के बाद और खर्चा बढ़ना चाहिए था। ठीक है, और खर्चा बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। बट यहां पे क्या हुआ, खर्चा कम कर दिया, फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। 9.2% से कितना हुआ, 6.8%। समझा। ठीक है, मतलब क्या कि हमको जो दिखाया जा रहा है कि भाई हमारी हालत ठीक है, वो ठीक है क्या, हर सिचुएशन इज नॉट गुड, हर सिचुएशन इज वर्स राइट नाउ। ठीक है, सो ये ध्यान में, ये ग्राफ से हमको एक समझ में आता है कि जितना हमारा खर्चा सरकार की तरफ से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली कारण एक ही रह सकता है कि सरकार के पास में पैसा नहीं है, सरकार के पास में पैसा नहीं है। सो दीज आर द नंबर ऑफ रीजंस कि जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि सरकार ने कौन सा पाइपलाइन निकाला है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन ये निकाला है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो अभी के चैलेंजेस है, बट अभी हमको किसके चैलेंजेस देखना है, फ्यूचर के चैलेंजेस। हाँ देखो हंसी आ गई बेटा लड़की का फोटो देख के, बट वही है कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है फ्यूचर के बारे में क्या है, सबको पूछा जाता है बेटा फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसे जब मम्मी पापा पूछते हैं तो हमारा चेहरा भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप ही हो जाता है कि भाई क्या करें। ठीक है, और स्पेसिफिकली इंजीनियर्स को तो ये सवाल बहुत ऐसा तंग करता है कि भाई क्या करें, बिकॉज इंजीनियर्स थिंक आफ्टर द ग्रेजुएशन व्हाट टू डू विद देयर करियर। ठीक है, सब लोगों ने 3 इडियट्स देखा ही है, वही वैसी हालत हर एक के साथ में होती है। यहाँ पे वही बोला गया है कि अभी हम लोग पहले ही देख लेंगे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अभी तक हमने करंट चैलेंजेस देखा कि अभी के चैलेंजेस क्या है हमारे इकोनॉमी को, अभी हमको थोड़े फ्यूचर के चैलेंजेस हमको देखना है। अब जैसा ये लड़की का एकदम फेस हो रहा है वैसे ही एक्सप्रेशन हमारे सरकार के भी है कि भाई क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज देयर। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यों है, तीसरी वेव कब आएंगी। अब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे पिछले महीने आएंगी, कुछ बोल रहे अभी आएंगी, कुछ बोल रहे 1 महीने बाद भी आ सकती है, कुछ का तो कहना ही आएंगी नहीं करके। अब ऐसे कंडीशन में रिलैक्स तो नहीं बैठ सकते भाई, अचानक से आ गई और हम लोग तैयार नहीं रहे तो क्या हो जाएगा। जैसी हालत हमारी सेकंड वेव के टाइम पे हुई है वैसी उससे भी बदतर हालत हो सकती है। तो ऑब्वियस बात है फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या है, 2-3 प्रॉब्लम है वही देख लेंगे हम लोग। पहला तो है स्लो पेस ऑफ वैक्सीनेशन एंड अ पॉसिबल थर्ड वेव। ऑब्वियस बात है बेटा, जिस रेट से वैक्सीनेशन होना चाहिए था उस रेट से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, भले ही इंडिया इज नोन एज अ वर्ल्ड फार्मेसी, दुनिया की फार्मेसी बोला जाता है, सबसे सस्ती दवाइयां हमारे यहाँ पे बनती है, हमारी दवाइयां हम लोग वेस्टर्न कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, बट वैक्सीनेशन के मामले में हम लोग मार खा रहे हैं। जितने रेट से होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर मैंने कल पेपर में पढ़ा 1 करोड़ लोगों का हुआ, बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ। बेटा वो कब हो रहा है, 3 महीने में 2-3 महीने में एक आध बार ऐसा होता है कि 1 करोड़ हो जाता है, गवर्नमेंट उसका भी मार्केटिंग कर लेती है। बट असल में देखा जाए तो जिस रेट से वैक्सीनेशन का होना चाहिए, टीका लगवाने चाहिए, उस रेट से वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है और उसका कारण है शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, अब आप लोग इनिशियली आपने सुना होगा कि मोदी जी ने वैक्सीन फॉरेन कंट्री में भेजे,
बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट फिर से एक बात बताता हूं कि वो क्रिटिसिज्म थोड़ा दैट इज अनवारंटेड था, बिकॉज जो वैक्सीन ये है, ये वैक्सीन कुछ इंडिया में नहीं बनी हुई है। पहली बात, ये वैक्सीन कहाँ पे, इंडिया में नहीं बनी हुई है। दूसरी बात, जो कोवैक्सीन की वगैरह बात करें, कोविशील्ड की, ये हमने ऑक्सफोर्ड से ली हुई है। तो उनके डील में ही ये था कि आपको जो वैक्सीन आप आपकी कंट्री में बना रहे हो उसमें से थोड़ा आपको सेक्शन कहाँ पे देना पड़ेगा, फॉरेन को देना, फॉरेन कंट्रीज को देना पड़ेगा, और वो डील का हिस्सा था, ये ध्यान में रखिएगा। बट वैक्सीनेशन फिर उसके बाद थोड़ा पेस बढ़ना चाहिए था, ठीक है, तो बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है अभी भी वैक्सीनेशन। और इसमें मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं देता हूं, सरकार के साथ में पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के मिसकंसेप्शन बना रहे हैं कि भाई वो पीरियड्स नहीं होंगे, या फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, या फिर क्या नपुंसक बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एक जो ये है ना अलग अलग मिथ्स ये रिगार्डिंग वैक्सीनेशन भी आ गए। तो ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। पहली तो बात स्लो पेस ऑफ वैक्सीनेशन, एंड सेकंड इज पॉसिबल थर्ड वेव आ गई तो क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा तो क्या इकोनॉमिक रिकवरी होंगी क्या, फिर से लॉकडाउन, फिर से बैठो घर पे, फिर ऑनलाइन करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का कम से कम 60% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड विद बोथ द डोजेस। अगर आपको लगता है तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, तो हमारी कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होनी चाहिए विद बोथ द डोजेस, 60% ऑफ पॉपुलेशन शुड बी वैक्सीनेटेड। कितना है बेटा, नहीं है, हार्ट टू हार्ट भी 50% हुआ है, बट वो भी सिंगल डोज वाले हुए, ठीक है। सो सेकंड, मॉनिटरी पॉलिसी हिटिंग अ बैरियर। क्या बोला बेटा मैंने अभी हमने कि सरकार को एक्सपेंडिचर करना है, सरकार को खर्चा करना है, बट सरकार के पास में पैसा है क्या, नहीं है। अब मॉनिटरी पॉलिसी हिटिंग अ बैरियर मतलब क्या, ये मॉनिटरी पॉलिसी जनरली इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो दो पॉलिसीज आती है, एक आती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी आती है मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को कौन देखता है, गवर्नमेंट देखता है, और मॉनिटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी मतलब अभी हमने देखा कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका जो डिफरेंस है जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो काय में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में आएगा। अब फिस्कल पॉलिसी संभालना किसका काम है, सरकार का काम है। अब सरकार ने क्या हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने क्या बोला, हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने बोला मेरे पास पैसा है नहीं भाई। तो सरकार ने अभी किस पर अपना बॉल, जो अपने कोर्ट का बॉल था, वो किसको दे दिया, आरबीआई वालों को दे दिया कि आरबीआई वालों अभी आप देखते बैठो आप क्या करना है करके। अब आरबीआई का काम है क्या फिस्कल पॉलिसी को देखना, नहीं है, बट आरबीआई क्या क्या देख सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मैंने आपको इन्फ्लेशन के वक्त क्या बताया, इन्फ्लेशन को कम ज्यादा करना या फिर अगर बढ़ रहा है तो कम करना, ये किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कौन करता है ये, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। ये इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, ये कम ज्यादा अगर करना है, अगर 6% के ऊपर हो रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है आरबीआई की, और ये डिसाइड करती है कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है करके, समझा। तो अभी किसके कोर्ट में बॉल है, आरबीआई के कोर्ट में बॉल है। उसके बाद अब बेटा आरबीआई भी परेशान, ठीक है, आरबीआई भी क्या हो गई है, अब आरबीआई भी परेशान हो गई है, क्योंकि आरबीआई के सामने सिर्फ एक ही टास्क नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को कम करे करके या फिर इकोनॉमिक रिकवरी करे करके। आरबीआई के सामने दोनों भी टास्क है, कौन से, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है और इकोनॉमिक रिवाइवल भी लाना है, ठीक है। मतलब जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उसको भी बढ़ाने का है और इन्फ्लेशन को भी कम करना है। अब ये ऐसी हालत होगी आरबीआई की, और आरबीआई में जो हमारे गवर्नर बैठे हुए हैं वो भी बहुत होशियार है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है आरबीआई के सामने कि भाई पहले इसको टारगेट करे या फिर इसको टारगेट करे। आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, एक ही पत्थर में दोनों भी बर्ड्स मर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है बेटा, इट इज वेरी टफ टास्क। तो ऑब्वियस बात है, अब इन्फ्लेशन को तो लीगली बाइंडिंग, इन्फ्लेशन इज लीगली बाइंडिंग, उनको किसी भी हालत में आरबीआई वालों को 6% के अंदर में, 2 से 6% के ब्रैकेट में ही इन्फ्लेशन को रखना पड़ेगा, और उनका पहला टास्क है। अगर वो नहीं रखते तो उनको जवाब दे करना पड़ेगा, दैट इज लीगली बाइंडिंग। एंड सेकंड इज इकोनॉमिक रिवाइवल। अब ये इकोनॉमिक रिवाइवल अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, ठीक है, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो अगर कम करते हैं तो शायद से ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग लोन के लिए जाए, या फिर बिजनेसमैन लोन के लिए जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम आप भी देखिए या फिर हम भी देखिए ना, अगर मुझे मान लीजिए मुझे लोन लेना है, तो मैं कौन से बैंक में जाऊंगा बेटा, ऐसी बैंक चुनूंगा कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे कम, ताकि मेरे ऊपर जो भी मुझे ब्याज देना है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। उस प्रकार जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे बाकी के भी लोग सोचते हैं, जैसा बाकी के लोग सोच रहे हैं वैसे बिजनेसमैन भी क्या सोचेंगे, सेम थिंग। समझ में आ रहा है। तो फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल गवर्न आरबीआई कैन डू दिस, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा फ्यूचर का प्रॉब्लम रह सकता है वो है द लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म शॉक्स। ये जो लॉकडाउन लग रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि सर मोदी जी ने इनिशियली 3 महीने का लगवाया
उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, खुद के हिसाब से मनमानी लॉकडाउन लगाते हैं, ठीक है। बट लॉकडाउन ये इफेक्टिव सोल्यूशन है क्या? इट इज नॉट द इफेक्टिव सोल्यूशन। जस्ट हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो भी बाकी की चीजें है वो हमको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, हमको लगता है 1 महीने का लॉकडाउन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बट ये जो शॉर्ट टर्म लॉकडाउन है ना, या फिर शॉर्ट टर्म शॉक्स जिसको कहते हैं, दिस शॉर्ट टर्म शॉक्स क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस शॉर्ट टर्म शॉक्स क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, वही बोला गया है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ कोविड शॉक। जो कोविड ने जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को एकदम क्या बोलते हैं, एकदम वीक कर दिया है, वो इतने आसानी से नहीं जाने वाला है। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत ज्यादा उसके इंपैक्ट हमको झेलने पड़ेंगे आने वाले समय में। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ रेट शुड बी बैक एट पर पेंडेमिक लेवल। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो इकोनॉमिक रिवाइवल करे, बट पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी जो प्री पेंडेमिक लेवल, मतलब 2019-20 के पहले जो हमारा ग्रोथ रेट था वहां तक हमको लाके रखना है पहले, और उसके बाद आगे का सोचना है। अभी से अगर आप सोचोगे कि नहीं चलो भाई अपने को चांद पे जाना है, तो पहले अपने को वो प्लेन तो बनाना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम हमारा वहीं पे हो रहा है कि हमारा जो पहला टास्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमारा जीडीपी किसी भी हालत में प्री पैंडेमिक, मतलब 2019-20 के पहले जो लेवल का था उस लेवल पे हमको लाके रखना है और फिर वहां से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री biggest future problems which can be there in the upcoming duration. सो ये इतना समझा बेटा। हमने क्या देखा, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखा, आने वाले समय में कौन से प्रॉब्लम रह सकते हैं, दोनों चीजें देखा। अभी हम लोग आएंगे नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान पे। काय पे आएंगे? नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान या फिर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। पहले तो ये 4 साल का ये प्रोग्राम है। कितना रुपए बिल्टअप करने वाले? 6 लाख करोड़ का टारगेट है इनका। सेकंड, it aims to unlock value in brownfield projects. Can anyone elaborate what is brownfield projects? नाम सुना है किसी ने? ब्राउनफील्ड मतलब नहीं सर फील्ड ब्राउन रहती है, नहीं। ग्रीनफील्ड मतलब फील्ड ग्रीन रहती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या, सिंपल सी बात है बेटा। ऑलरेडी मैंने कुछ जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखा है, या फिर मान लीजिए मेरी कुछ कंपनी है, मैंने उस जगह पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करके रखा है और वो कंपनी मैंने 1-2 साल चलाई और अभी वैसे के वैसे बंद कर गई है। अब ऐसा जो प्रोजेक्ट है या फिर ऐसी जो कंपनी है जो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, सिर्फ मुझे क्या करना है, उसमें कुछ पैसा लगा के उसको फिर रीजनरेट करना है। ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट रहता है, ऐसे प्रोजेक्ट को कौन सा प्रोजेक्ट कहते हैं? ब्राउनफील्ड। समझा? द प्रोजेक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन देयर बट इट नीड्स सम मनी, सम इन्वेस्टमेंट एंड सम विगर टू स्टार्ट। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट को कौन सा प्रोजेक्ट कहते हैं? ब्राउनफील्ड। ऐसे बहुत सारी सरकारी संपत्तियां हैं कि जो बंद पड़ गई है या फिर जिसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, काम कर रही है बट बहुत ही इनएफिशिएंट काम कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट सरकार क्या कर रही है, ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है। ठीक है, उसके बाद बाय एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियस बात है प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट रहेगा, फर्स्ट स्लाइड में मैंने वो बताया। तीसरा, ट्रांसफरिंग टू देम रेवेन्यू राइट्स एंड नॉट ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट्स। व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू? गवर्नमेंट इज गोइंग टू ट्रांसफर द रेवेन्यू। ठीक है, मतलब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे वो लोग करने वाले हैं, ना कि ओनरशिप। ठीक है, सेल करने वाले क्या? पहला स्लाइड याद कीजिए, मैंने साफ तौर से बताया। इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि किसी भी हालत में हम लोग ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को नहीं देने वाले। ओनरशिप ये सरकार के हाथ में ही रहेंगी। सिर्फ क्या हैंडओवर होगा, उसका जो वर्किंग रहेगा वो हैंडओवर होगा और उसका जो भी रेवेन्यू निकलेगा वो रेवेन्यू क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद में यूजिंग द फंड्स सो टू जनरेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अक्रॉस द कंट्री। और इससे ही जो पैसा मिलेगा सरकार को, वो पैसे से सरकार क्या करने वाली है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसको कैसे भी स्पेंडिंग करना है, खर्चा देना है। बराबर बात है ना? समझ रहा है कि हमारे इकोनॉमी में खर्चा करने वाला कोई है नहीं है, तो अभी किसके पास, किसको करना पड़ेगा? ये जिम्मेदारी सरकार को ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि मॉनेटाइजेशन मतलब बेसिकली क्या। ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, इसका एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन है ये? सरकार है। ठीक है, अब सरकार ने एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया। सरकार ने क्या किया? एक फलाना दिल्ली का, मान लीजिए दिल्ली के एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया। जब दिल्ली के एयरपोर्ट का गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, तब वहां पे क्या बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड दैट एयरपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड दैट एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल बनाए और 1 रनवे बनाए। कितना इंफ्रा कितना क्रिएट किया उन्होंने? 1 रनवे और 2 टर्मिनल। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो नंबर ऑफ टर्मिनल्स आर देयर, तो उसमें के 2 टर्मिनल इन्होंने बनाए। अब मुझे बताइए बेटा, दिल्ली है वो, क्या है वो? दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है। अब पुराने जमाने में ठीक था कि 1 रनवे है, 2 टर्मिनल है, काम चल जा रहा है। बट जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फॉरेन के लोग आ रहे हैं,
फ्लाइट्स बढ़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में 1 रनवे एंड 2 टर्मिनल्स आर सफिशिएंट, दे आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू इम्प्रोवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिल्ली एयरपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। अब सरकार को दिख रहा है कि भाई हमको एयरपोर्ट अभी एकदम स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, इंडिया का अभी एक इमेज जो है एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई एयरपोर्ट से आ रहे भाई क्या पे आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है उस प्रकार का इंप्रेशन जाना चाहिए। और दूसरी बात, कस्टमर्स को एक फिजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब फास्ट ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई फ्लाइट आ रही है और 2 घंटा रुकना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करिए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर एट एयरपोर्ट, ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट्स वांट टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट गवर्नमेंट डोंट वांट टू इन्वेस्ट इट्स ओन मनी। गवर्नमेंट को अपग्रेड तो करना है, बट सरकार को खुद का पैसा लगवाना है क्या? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सरकार के पास में पैसे का तंगी है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में सरकार खुद का पैसा नहीं लगवाना चाहती है, तो सरकार क्या करेंगी, सरकार अंडर नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब अभी जो प्रोजेक्ट लाया है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, गवर्नमेंट हैंड ओवर इट टू प्राइवेट कंपनी ऑन दिस। गवर्नमेंट क्या कर देगा, ये जो एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट किसको हैंड ओवर कर देगा, प्राइवेट प्लेयर को हैंड ओवर कर देगा, और उनको बोलेगा कि देखो भाई इसके अभी दो टर्मिनल है और 1 रनवे है, इसको तुम अपग्रेड करो, इसमें तुम खुद का पैसा इन्वेस्ट करो, और उस पर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें का कुछ हमको दे देना, और बाकी तुम तुम्हारा प्रॉफिट निकालते बैठो। समझ में आ रहा है? अब क्या ये एयरपोर्ट किसको दिया, अदानी वाले को दिया। किसको दिया, अदानी वाले को दिया। अब अदानी इज द प्राइवेट कंपनी, अब अदानी क्या करेगा, अदानी इसमें पैसा डालेगा खुद का। क्या डालेगा, ये दिल्ली एयरपोर्ट में खुद का पैसा डालेगा। अब अदानी ने क्या कर दिया, एकदम ऐसा देखो एक गाउठी से पूरा एकदम स्टैंडर्ड, पूरा कांच बीच की इमारतें बना दी उसकी, एकदम बिल्डिंग एकदम हाईफाई कर दिया, वाईफाई वगैरह जो भी फैसिलिटीज रहती है वो सब किसमें लगा दिया, एयरपोर्ट में लगवा दिया। अब यहाँ पे इसने क्या क्या बनवाए, पहले थे 2 टर्मिनल, अभी कितने बनवाए, 5 टर्मिनल। पहले था 1 रनवे, अभी कितने रनवे बनवाए, 5 रनवे। मतलब एट अ टाइम 5 एयरक्राफ्ट कैन लैंड एज वेल एज 5 एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ, ठीक है। तो 5 टर्मिनल, 5 रनवे, और तीसरा क्वालिटी सर्विस। बेटा प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर का सबसे पहला फोकस काय पे रहता है, क्वालिटी सर्विस। वो आपसे चार्ज करेगा। अगर मान लीजिए आपका एंट्री टिकट पहले 50 रुपए होगा, तो अभी आपका एंट्री टिकट 200 रुपए हो जाएगा, बट आपको सर्विस भी वैसा देगा। मतलब क्या, क्वालिटी सर्विस विल बी देयर। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं बेटा, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अगर मेरे पास 10 रुपए है, मुझे पता है कि 10 में का कितना रुपया मुझे उसमें डालना है, मैं अननेसेसरी उसमें पैसा नहीं डालूंगा। बट गवर्नमेंट का ऐसा रहता है क्या, गवर्नमेंट का राम भरोसे काम, 10 रुपए आ रहा ना भाई, 10 का 5 पहले मेरे जेब में डाल, फिर 5 का देखते, फिर और 15 रुपए मंगवाते, फिर उसमें खेलेंगे। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट का इनएफिशिएंट वर्किंग रहता है, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है क्या, नहीं करता है। गवर्नमेंट क्वालिटी सर्विस देता है क्या, नहीं देता है, ठीक है। मतलब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर जहां पे आ जाता है वहां पे क्वालिटी सर्विस आती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट आता है। क्या आती है, क्वालिटी सर्विस आती है और एफिशिएंट मैनेजमेंट भी आता है। सो दिस इज बेसिकली द शॉर्ट एग्जांपल कि जिस प्रकार सरकार क्या करने वाली है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत जो सरकारी एसेट है उसको क्या करने वाली है, मॉनेटाइज करने वाली है। क्या करने वाली है, मॉनेटाइज करने वाली है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा बात की, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। कौन से, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ये बेसिकली क्या है, दीज आर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब करते हैं तब ये 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट की जाती है। जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो ये 2 प्रकार के से की जाती है, एक है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और दूसरा है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ग्रीनफील्ड मतलब क्या, जमीन है ग्रीन, जमीन खाली है, तो पूरा बेसिक से पूरा कंपनी सेटअप करना, इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, नाम पर से ही, ठीक है। ब्राउनफील्ड मतलब क्या, कि वो जमीन पे तुमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स आर ब्राउन। मतलब ग्रीन ब्राउनफील्ड मतलब क्या, कि ऑलरेडी देयर इज अ कंस्ट्रक्शन, जस्ट वी हैव टू रिनोवेट, वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी, बस ये इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट अभी सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया है, with greenfield investing a company will build its own brand new facility from the ground, ठीक है। पूरा स्क्रैच से पूरी नई फैसिलिटी जो बनाती है कंपनी, उसका इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ब्राउनफील्ड मतलब क्या, ऑलरेडी जहां पे कंस्ट्रक्शन करके रहता है, जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे फोटो दिखाया है, इट इज बेसिकली आधा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। पहले यहाँ पे कंपनी चल रही थी, बट अभी चल रही है क्या, नहीं चल रही। मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट अगर सरकार बोलती है कि भाई प्राइवेट प्लेयर को कि देखो भाई ये ऑलरेडी है, आप इसको लो, इसको लीज पे ले लो काम, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, इससे पैसा निकालो, रेवेन्यू जनरेट करो, और उसमें का कुछ हमको दो और बाकी का तुम रखो। तो ये हो गया ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हैपेंस व्हेन अ कंपनी परचेसेस और लीजेस एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। क्या, जब कोई कंपनी
परचेस करती है और या फिर लीज करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको, अगर आप वहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत कौन से तरीके से इन्वेस्टमेंट होने वाला है? ब्राउनफील्ड। मतलब ऑलरेडी जो सरकार की ये है एसेट्स है उसमें ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नए से नहीं बनवाना है। ठीक है, समझा इतना? अब यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने लिया है। मान लीजिए एंजेलिना जोली आती है। अब एंजेलिना जोली पैसा बहुत कमाया बेटा, पैसा उसके पास है ऑलरेडी, इतने बड़े बड़े मूवीज हिट किए। अब व्हेन एंजेलिना जोली हैज एन lot of money and she just wants to live her career in films and want to invest in India। क्यों? इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है, मोदी जी है तो एक शाश्वती है पैसे की। तो ऐसे कंडीशन में शी इज कंफर्म कि नहीं, जस्ट आई वांट टू पुट माय मनी इन इंडिया सो दैट टू गेट अ गुड रिटर्न। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया में आती है। अब इंडिया में आने के बाद में दो ऑप्शन उसके पास रहते हैं, एक रहता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या फिर ग्रीनफील्ड में करे। बट एंजेलिना जोली सोशल कैंपेन्स भी चलवाती है, उसको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इंडिया में बैठे और पूरा कंपनी का देखे कि भाई कौन सी मिट्टी का लगाना है, कौन सा गिट्टी कहाँ से खरीदना है, कि इतना टाइम नहीं है। तो व्हाट शी विल डू, शी विल डायरेक्टली जंप इनटू ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। वो बोलेंगे कि ऑलरेडी बना हुआ है ना, चलो भाई 2-3 महीने में काम पूरा निपटाते हैं और कंपनी के और प्रोडक्शन को लग जाते हैं। तो ये दिस इज द टाइप ऑफ एन जो इन्वेस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। अगर एंजेलिना जोली सोचती है नहीं भाई मुझे प्रॉपर इंडियन तरीके से भूमि पूजन करना है, ठीक है, और प्रॉपर सबको मोदी जी वगैरह बुला के उनको फिर ये करना है, तो फिर क्या करेंगी? वो ग्रीन पे जाएंगी, एक जमीन लेंगी, प्लॉट लेंगी और वहां से फ्रॉम अ स्क्रैच शी विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। वही है, नीड टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। देन इट इज वेरी, मतलब टाइम लगेगा, बट दोनों भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कि उसको कैसा चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही बोला गया है, द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन हैज बीन अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटाइजेशन। मॉनेटाइजेशन क्या है? पैसे पैसे कमाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मॉनेटाइज करना मतलब क्या करना, जो भी सरकार के पास में एसेट है उसको क्या करना है, एक तो लीज पे देना, उससे जो भी पैसा मिलता है उससे काम चलवाना। समझ में आ रहा है? तो ये सरकार का मेन काम है। अब सरकार किस तरीके से देखती है ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को? द गवर्नमेंट व्यूज एसेट मॉनेटाइजेशन एज अ स्ट्रेटेजी फॉर द ऑगमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सरकार का स्टेटमेंट है ये। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं सोच रहे कि हमारे एसेट हम लोग प्राइवेट वालों को दे देंगे तो भाई भूल देंगे करके। हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज वो एसेट जैसे आइडल रह रही है, मतलब एक गिरी पड़ी है, तो वही अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा तो क्या होगा, उसका ऑगमेंटेशन, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट भी होगा और उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा। बराबर बात है, अच्छा अच्छा पर्पस है। तो बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने इसको सपोर्ट भी किया कि ठीक है भाई, अभी तक आपने जो गलतियां किया ठीक है, बट अभी आप ये जो कर रहे हो शायद से इससे कुछ आउटपुट मिल सकता है। उसके बाद हाँ, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। थोड़ा मैंने वो उसको डिवाइड किया है। देयर इज नो लैंड हियर, दिस एंटायर एनएमपी इज टॉकिंग अबाउट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट इसमें बनाने वाला है क्या? नहीं बनाने वाले हैं। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है उसको ही क्या करने वाले हैं? लीज पे देने वाले हैं। अब इसमें क्या बोला है? वेयर इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड। कौन से प्रोजेक्ट कि जहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अभी मैंने जो फोटो बताया उस प्रकार का। दूसरा, where there is a completed asset which is either languishing or it is not fully monetized or underutilized। मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट कि जिसका पूरा काम हो चुका है बट वहां पे कुछ काम नहीं चल रहा है, मतलब वो वैसे गिरा पड़ा है, पूरा काम होने के बाद में इसको रख दिया गया है, या फिर उसका अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब जो उसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल होना चाहिए था वो उसका नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम हम लोग बनाते हैं बेटा, तो क्या होता है, साल में 3-4 बार मैच होती है, साल में 3-4 बार मैच होती है। उसके बाद वो कोई छोटी छोटी मैच होती है। तो ऐसा समझ लीजिए पूरे पूरे साल भर में 3 महीना वो बिजी रहता होगा स्टेडियम। 3 महीना बिजी है और 9 महीना खाली है। अब मुझे बताइए, एक क्रिकेट स्टेडियम बनने को कम से कम भाई 3-4 हजार करोड़ तो लगता ही है। तो ऐसे कंडीशन में इतना पैसा आपने डाला, बट आप वो एसेट का इस्तेमाल सच में कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो, 3 महीना क्रिकेट है ना, तो भाई क्रिकेट के टाइम पे आप छोड़ दो, बट बाकी का जो टाइम मिल रहा है उसमें कुछ कमर्शियलाइज करो। वहां पे कुछ आर्ट गैलरी रहती है भाई, आर्ट का एग्जीबिशन लगवाओ। लोगों की शादी रहती है, बहुत सारे लोग बहुत खर्चा करते हैं, उनको ग्राउंड दो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं ताकि उसको मोनेटाइज किया जाए और उससे पैसा निकाला जाए। होता है ना? हाँ होता है ना, वो वही करते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स देते हैं। इवन अपना बिशॉप कॉटन का जो ग्राउंड है क्रिकेट का ग्राउंड, उसके लिए दिया जाता है, वही की मोनेटाइज करने के लिए। यही कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। ठीक है, समझा इतना? सो बाय ब्रिंगिंग इन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन दिस यू विल बी एबल टू मोनेटाइज इट बेटर। अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, उनके पास पैसा है। सरकार बोल रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपको हम लोग हैंड ओवर कर लेंगे, हम लोग वो स्पेसिफिक जो जगह है, जो कंपनी है, वो हम लोग आपको लीज पे दे देंगे 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, 110 साल के लिए। तब तक आपको उसका इस्तेमाल करना है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है
वो खुद के लिए निकालना है और बाकी का रेवेन्यू किसको देना है, सरकार को देना है। समझा? ये किसने बोला स्टेटमेंट, निर्मला सीतारमण। अब व्हाट इज मोनेटाइजेशन, अब ये मोनेटाइजेशन क्या है, तो सिंपली बेटा ये एक लड़की है स्नेहा, इसके पास में शी इज अ स्टूडेंट एंड शी वांट्स टू बाय अ न्यू लैपटॉप। उसको क्या खरीदना है, नया लैपटॉप खरीदना है। अब आजकल के लड़के बेटा, आजकल के लड़के कंज्यूमरिस्ट लड़के, कैसे है, कंज्यूमरिस्ट, जो चीजें ऑलरेडी है उसको और हमको चाहिए लगता है, इसको कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जरूरत ना रहते हुए भी चीजों को खरीदना, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, ये स्नेहा है, इसको नया लैपटॉप चाहिए बोलते हैं, नए फीचर वाला। उसका कॉस्ट कितना है, 40,000। अभी उसके पास में कितना कॉस्ट है, कितना कैश है, 20,000 का कैश है। बट वो घर से तो पैसे नहीं मांग सकती, आजकल की नए मॉडर्न जनरेशन, घर से अगर पैसे मांगेगी तो पापा डांट देंगे। तो ऐसे कंडीशन में उसको कुछ तो भी ऑप्शन निकालना है, कुछ तो भी जुगाड़ करना है कि भाई पैसा कहां से लाओ। तो क्या करेंगी, उसके पास में पुराना लैपटॉप है, उसके पास में क्या है, पुराना है। स्नेहा होशियार है, स्नेहा को पता है कि भाई अपने को दो लैपटॉप की क्या जरूरत है, तो अपने को एक से भी काम चलता है, बट कैसा चाहिए, एडवांस चाहिए। सो व्हाट शी विल डू, शी विल सेल दिस ओल्ड लैपटॉप। ठीक है, शी विल सेल दिस ओल्ड लैपटॉप एंड एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। ठीक है, ऐसे कंडीशन में उसके पास 20 आ गए, पहले कितने थे, 20 थे, हो गए 40। शी विल गो टू द शॉप एंड विल बाय अ न्यू लैपटॉप। हो गया। अब नया लैपटॉप खरीद लिया बेटा, अब नया लैपटॉप खरीदा, अब ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमको क्या दिखाता है कि स्नेहा ने एक्चुअल में क्या किया, स्नेहा हैज मोनेटाइज इट्स ओल्ड लैपटॉप फॉर द कैश। अब मोनेटाइज मतलब क्या, कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचो और पैसा लो, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी रेंट पे दो। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकती है स्नेहा, स्नेहा कर सकती है कि ये लैपटॉप जो पुराना वाला है अपने दोस्तों को दे दिया कि बेटा 1 महीने में ले ले, 5,000 रुपए रेंट दे देना, कर सकती है। बट लेंगा कोई नहीं, पर बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर टू मोनेटाइज दैट स्पेसिफिक एसेट। सो बेसिकली दिस वन, तो मनी मिल गया। सो मोनेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो गया बेटा, टू टर्न नॉन रेवेन्यू जनरेशन आइटम इनटू कैश। ऐसा आइटम, ऐसा प्रोडक्ट की जो आपको कुछ भी रेवेन्यू नहीं दे रहा है, उसको अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो उसको बेचो और कैश लो, दैट इज नोन एज अ मोनेटाइजेशन इन अ सिंपल सेंस। समझा? होता है बेटा, किया है क्या, देखो हाँ भी बोल रहे हैं किया है क्या। हाँ है, एक भी एक ऐसा ही केस हमारे कॉलेज में था। उस टाइम पे वो सट्टा वगैरह खेलने वाले बहुत बच्चे रहते हैं, इनिशियल स्टेज में बिगड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही एक सिनेरियो था, वो बच्चे ने अपना कुछ तो भी 30-40 हजार से डूब गया होगा उस टाइम। तो अल्टीमेटली ही हैज टू सेल हिज लैपटॉप, उसने लैपटॉप बेच दिया, खुद का तो लैपटॉप बेचा ही, दोस्त का भी लैपटॉप बेच दिया। ठीक है, अब दोस्त का लैपटॉप बेचा तो दोस्त को पता भी नहीं। ठीक है, और कम से कम 1 महीने बाद पता चला दोस्त को कि भाई इसने मेरा लैपटॉप बेचा है करके। सो ऐसे भी लोग होते हैं। तो बेसिकली लैपटॉप बेचना क्यों, टू मोनेटाइज द लैपटॉप, बिकॉज अल्टीमेटली लैपटॉप इज व्हाट, इट इज अ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। वो उससे तुमको कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, ऐसा होता है कि लैपटॉप मेरे पास है तो सरकार मुझे 10 रुपए दे रही है दिन का, नहीं होता है ना। सो दैट्स व्हाई दैट इज अ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स ऑफ आइटम। ठीक है, उसके बाद द गवर्नमेंट इज बेसिकली, अब इसमें क्या कर रही है, ये मोनेटाइजेशन प्लान में सरकार क्या कर रही है, सिर्फ एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ला रही है, मतलब हैंड ओवर कर रही है। तो वही बोला गया है, द गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट्स टू प्राइवेट पार्टीज फॉर अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पीरियड इन रिटर्न फॉर। मतलब क्या कर रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या, नहीं, ओनरशिप सरकार के पास ही है। सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है, जो चलाने का अधिकार है वो प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है, पहला। दूसरा, जो रेवेन्यू मिलेगा वो रेवेन्यू शेयरिंग किया जाएगा। मतलब किसके बीच में शेयर किया जाएगा, बिटवीन प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट प्लेयर। मतलब जैसा रेंट पे चीजें दी जाती है उसी प्रकार ये इसमें दिया जाने वाला है। सो ऑब्वियस बात है, पीरियड इन रिटर्न फॉर अपफ्रंट मनी। अपफ्रंट मनी मतलब क्या रहता है, मान लो मैं सरकार हूं, मैंने अक्षय को बोला कि देख भाई, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे आपको क्या करना है, मुझे ये हैंड ओवर करना है, मतलब इसमें स्पेसिफिकली ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट करना है। तो आर यू रेडी, तो अक्षय बोलेगा यस आई विल बी रेडी। सो ऐसे कंडीशन में मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अक्षय इन्वेस्टमेंट तो कर देगा। अब ये अक्षय जो इन्वेस्टमेंट करेगा, बट उसी टाइम मैं क्या करूंगा, अक्षय को बोलूंगा कि भाई अक्षय मुझे पहला कुछ पैसा दे दे भाई। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, अब मेरी इतनी बड़ी कंपनी में उसको हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो जो पहले मैं पैसा मांग रहा हूं, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं पहला जो पैसा मांग रहा हूं दैट इज अपफ्रंट मनी, दैट इज अपफ्रंट मनी। मतलब रेवेन्यू के लिए वेट नहीं करूंगा बेटा, मैं होशियार हूं। अगर मैं रेवेन्यू, मैं बोलूंगा कि अभी का ले ले, रेवेन्यू तक आराम से देखते हैं बेटा, रेवेन्यू जनरेट होने को 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में व्हाट आई विल डू, अपफ्रंट मनी आई विल टेक, मतलब इनिशियल डील जब होती है तभी मैं पैसा ले लूंगा। दूसरा, ए रेवेन्यू शेयर। अब जैसे ही मतलब वो प्रोजेक्ट रनिंग में आ जाता है, चलने लग जाता है, लोग आते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है। कुछ रेवेन्यू शेयर अक्षय करेगा, कुछ रेवेन्यू शेयर सरकार करेगा, मतलब गवर्नमेंट और अक्षय का जो डील है उसके बीच में। तीसरा, कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसेट। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि मान लीजिए अभी मैंने जैसा एयरपोर्ट का आपको एग्जांपल बताया,
इसका एग्जाम्पल बताया एयरपोर्ट का। तो उस केस में क्या हुआ बेटा कि अदानी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, एयरपोर्ट में किया। पहले एक रनवे था और 2 टर्मिनल पोर्ट्स थे, बट जब अदानी आया था कितने कितने रनवे हो गए, 5 रनवे हो गए और 5 टर्मिनल हो गए। मतलब इनडायरेक्टली अदानी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसा भी डील हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेने वाला है, उसको सरकार ऐसा भी बोल सकती है कि आप कमिट करो पहले कि आप वो प्रोजेक्ट में इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे। समझ में आ रहा है? ये 3 तरीके से, मतलब पहला अपफ्रंट पैसा लेके, दूसरा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, या फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट उसमें करके। ये 3 प्रकार से क्या हो सकता है, ये करने वाले हैं। अब कौन से प्रोजेक्ट, नीचे देखो फोटो लगाया बेटा मैंने, ठीक है। एक रोड, ठीक है, जो हमारे पास में रोड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, ठीक है। तो ये रोड को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। सेकंड, रेलवे को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे बहुत चर्चा में, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स आ गए बेटा आजकल। आपने वो मुंबई और पुणे का विस्टाडोम गाड़ी देखा होगा, कांच लगे हुए हैं, आजू बाजू का दिखता है, बेसिकली वो प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं, ठीक है। इवन तेजस एक्सप्रेस आपकी कौन चला रहा है, दैट इज रन बाय प्राइवेट प्लेयर। सो रोड्स, कौन से रोड्स, हाईवे, अपना रेलवेज, देन एयरपोर्ट्स, अदानी का एग्जांपल मैंने बताया। उसके बाद पावर प्लांट्स, अदानी पावर प्लांट, टाटा पावर प्लांट, ठीक है, और स्टेडियम्स। मतलब दीज आर फ्यू एसेट्स कि गवर्नमेंट इनको क्या करने वाली है, मोनेटाइज करने की सोच रही है। क्या करने की सोच रही है, मोनेटाइज करने की सोच रही है। अब एक सादा रोड का मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। पूरे भारत का अगर विचार करते हैं ना, अंदाजन रोड का नेटवर्क, हाईवेज रोड की बात हो रही है, सादे अपने गांव के सड़क की बात नहीं हो रही है। हाईवे रोड के नेटवर्क की अगर बात करें तो नियर अबाउट 1.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है। कितने किलोमीटर का नेटवर्क है हाईवेज का, 1.5 लाख किलोमीटर का। और ये 1.5 लाख किलोमीटर के जो हाईवेज है, इसमें से 23% ऑफ द हाईवेज आर 4 लेन हाईवेज। इसमें से कितने हाईवेज 4 लेन हाईवेज है, 23%। कितने में से, 1,50,000 किलोमीटर में से सिर्फ 23% हाईवेज क्या है, 4 लेन हाईवे। तो सरकार जो ये हाईवेज को मोनेटाइज करने की बात कर रहा है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, वो जो 4 लेन हाईवेज है उसको ही मोनेटाइज किया जा सकता है। अब मुझे बताइए बेटा, मैं हूं बिजनेसमैन, सरकार मुझे बोल रही है कि देख नेशनल हाईवे 6 है, वो नेशनल हाईवे 6 का अमरावती से नागपुर का पैच है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत अमरावती से नागपुर का जो हाईवे का पैच है ये तुम ले लो, ठीक है, आई एम रेडी। अब मुझे बताओ, मोनेटाइज किया मतलब वो रोड को क्या किया सरकार ने, मोनेटाइज किया। अब मोनेटाइज किया तो मैं बिजनेसमैन हूं बेटा, अब मैं क्यों जाऊंगा वो रोड में, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्यों करूंगा बताओ, कब करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, जब बेटा वो रोड पे टोल टैक्स रहे। सिंपल सी बात है ना। मैं रोड पे भाई, वो मुझे अगर गांव खेड़े का रोड दे दिया और बोल रहा है कि भाई आओ भाई अभिलाष आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपके पास पैसा है, मैं करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न कहां पे मिलता है, ऐसा रोड की जहां पे टोल टैक्स है। समझ में आ रहा है, फिर वो टोल टैक्स है उसके जरिए मैं पैसा निकाल सकता हूँ। दूसरी बात, वो रोड का जो भी मरम्मत रहेगा, जो भी मेंटेनेंस रहेगा, वो भी मैं कर लूंगा, ठीक है, उसमें झाड़ लगा दूंगा, पौधे लगा दूंगा, वो मेंटेनेंस जो बेसिक लेवल का होता है वो भी कर लूंगा। इसीलिए क्या मतलब, इस प्रकार क्या किया जा सकता है, रोड को मोनेटाइज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। फिर वो टोल टैक्स से जो भी पैसा वसूल करूंगा वो बढ़ा दूंगा मैं, और उसमें का कुछ शेयर मैं सरकार को दूंगा और कुछ शेयर मेरे कंपनी को दे दूंगा। समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ठीक है। उसी प्रकार बाकी के जो प्रोजेक्ट है ये होता है। एंड ये प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि दीज आर अंडर यूटिलाइज, मतलब इसका जो एक्चुअल में यूज करना चाहिए था वो यूज किया क्या, नहीं किया। सेकंड, नॉन यूटिलाइज प्रॉपरली, दे आर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली अप टू देयर पोटेंशियल एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। जैसा ये स्टेडियम का मैंने बताया, भाई 9 महीने आपका स्टेडियम खाली गिरा है, आपने कुछ तो भी तो करना चाहिए। मतलब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं अंडर यूटिलाइज या फिर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। दूसरा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, एयरपोर्ट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, रेलवेज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इवन रेलवेज की बात करें, बुलेट ट्रेन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं है। मतलब क्या है, ये डिफरेंट टाइप से कि जिसके ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत ये सब किया जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, दो आता है बेटा, गवर्नमेंट आता है और प्राइवेट प्लेयर आता है। गवर्नमेंट के पास पैसा है क्या, नहीं, कौन करेगा फिर, प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट्स प्लान। उसके बाद क्या आते हैं, व्हाट इज सरकार का प्लान क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सरकार ने सीधा सीधा बोला है, अभी मैंने जो लास्ट स्लाइड में बताया था, सरकार क्या कर रही है, खुद के रिसोर्सेस को मोनेटाइज कर रही है, खुद के रिसोर्सेस को मोनेटाइज कर रही है। मोनेटाइजेशन का डेफिनेशन मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, रोड, रेलवेज, पावर सेक्टर, ये 3 सेक्टर ही अगर हम लोग गिनते हैं, कौन से, रोड, रेलवेज एंड पावर सेक्टर, ठीक है। एसेट्स विल कंप्राइज ओवर 66% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट फॉर विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू
मोनेटाइज दैट दोज एसेट्स। कितने? ये 66% एसेट जो सरकार मोनेटाइज करने वाली है वो सिर्फ 3 सेक्टर में। कौन से 3 सेक्टर? रोड, रेलवेज एंड पावर सेक्टर। अब मैंने रोड का आपको बताया कि नेशनल हाईवे जितने हैं, कितने हैं? 1.5 लाख है। वो 1.5 लाख में से सिर्फ 23% हाईवेज आर 4 लेन हाईवेज। उसी प्रकार इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इंडियन रेलवेज का पूरा जो नेटवर्क है नियर अबाउट 1,10,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। कितना है? 1,10,000। उसमें का कुछ सेक्शन हम लोग किसको दे सकते हैं? प्राइवेट प्लेयर को भी दे सकते हैं, और दे ही रही है सरकार। सो ये डिफरेंट इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, इसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है। और सबसे 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन है? रोड्स, रेलवेज एंड पावर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सेक्टर है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये नीचे टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पाइपलाइन, वेयर हाउसेस एंड स्टेडियम्स। इनको भी सरकार क्या कर रही है? इनको भी सरकार मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है। अब व्हाट आर द चैलेंजेस? ये हो गया नेशनल। इज इट क्लियर? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज क्लियर। अब आखिरी में आते हैं कि भाई हमको ये भी देखना पड़ेगा चैलेंजेस क्या पे है। सरकार ने प्लान तो बहुत अच्छे से बनाया, बट हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? इम्प्लीमेंटेशन में। कहां पे होता है? इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट प्रॉपर, गवर्नमेंट हैज नॉट क्लेरिफाइड एनीथिंग रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी बात, जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था उसके भी बारे में सरकार ने अभी तो कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि भाई कैसा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अब चैलेंजेस क्या है तो पहला देखते हैं, लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन वेरियस एरियाज। मतलब भाई आपने प्लान तो कर लिया, मैंने प्लान तो कर लिया कि मेरे एसेट कौन से है, बट मुझे ये तो पहले देखना पड़ेगा ना कि वो एसेट सच में प्राइवेट प्लेयर के सामने जब मैं रखूंगा तो प्राइवेट प्लेयर वाले को फायदा भी तो होना चाहिए ना। मतलब क्या है कि उससे रेवेन्यू कैसे निकालना, इसके बारे में मुझे अभी से सोचना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट वही है, लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम इन वेरियस एसेट। सरकार को ये खुद ही नहीं पता कि अपने पास कितने एसेट है, उसमें से कितने को अगर मोनेटाइज किया तो पैसा मिलेगा करके। समझ में आ रहा है? तो ये पहले सरकार को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दूसरा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। झगड़े होंगे बेटा, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, आजकल यहाँ पे 100 रुपए के लिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार देता है बेटा, सुनते हो ना ऐसी न्यूज? तो ऑब्वियस बात है ये तो भाई 1,000 करोड़ में डील होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑफकोर्स देयर विल बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टीज। तो उसके लिए क्या चाहिए? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर भाई 2 पार्टीज के बीच में, गवर्नमेंट और कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है, उसके बीच में अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए तारीख पे तारीख। अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट कंपनी वाले कभी बाप जन्म में नहीं आएंगे इंडिया में। आएंगे क्या? फॉरेनर आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा। उसको क्या चाहिए? अगर डिस्प्यूट है तो भाई 1-2 महीने में खत्म होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, तारीख मिलनी चाहिए और इमीडिएटली उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके भी बारे में सरकार ने कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। थर्ड, एग्जीक्यूशन चैलेंज। भाई कैसे एग्जीक्यूट करोगे? ठीक है, तुमने प्लान तो बहुत बड़ा कर दिया, तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि 6 लाख करोड़ लाना है, ये करना है, वो करना है, बट एग्जीक्यूशन का कुछ प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग जाएंगे, उस तरीके से। तो इसके भी बारे में कुछ अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। ऑपरेशनल चैलेंजेस, कि सच में उसको इंप्लीमेंट आप तो कर तो दोगे, बट उसको चलाओगे कैसा? वो रेवेन्यू शेयरिंग कैसे करोगे? और जो प्रॉब्लम्स प्राइवेट प्लेयर्स को आएंगे उसके बारे में आप कैसे इंटरेक्शन करोगे? ये सब इसको बोलते हैं ऑपरेशनल चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मल्टीपल स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट। मल्टीपल स्टेक होल्डर मतलब क्या? ऐसे कुछ सरकारी संपत्तियां है कि जैसा रेलवे का, अगर मैं एक एग्जांपल अगर आपको देता हूं तो रेलवे इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट जोन्स। रेलवे अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। उसमें का एक जोन है कोकण रेलवे। ठीक है, गए ना कभी कोकण में या फिर गोवा में गए हो तो वहां पे कोकण रेलवे आती है बेटा। तो ये कोकण रेलवे जो है, ये कोकण रेलवे में स्टेट गवर्नमेंट के भी स्टेक्स है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, इनके भी स्टेक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टेक्स है। तो ऐसी जो मल्टी स्टेक होल्डर प्रॉपर्टीज है कि जिसमें नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। तो ऐसे चीज का तुम कैसे ये मोनेटाइज करोगे? सरकार ने इस पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। 6, मोनेटाइजेशन प्रोसेस शुड नॉट क्रिएट मोनोपोलीज। अल्टीमेटली वही है कि एक ही कंपनी को पूरा आपने दे दिया, उसको ही मालामाल बना दिया, बाकी के ऐसे ही बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, व्हाट अबाउट लीजिंग मैकेनिज्म। लीजिंग मैकेनिज्म मतलब क्या बेटा? लीज क्या होता है? लीज कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है? कम से कम 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल तक भी लीज दिया जाता है। अब लीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए सरकार ने बोला, मान लीजिए अभी दूसरे का एग्जाम कोमल है। ठीक है, अब कोमल का घर है नागपुर में। कोमल का घर कहाँ पे? नागपुर में। अब कोमल ने मेरे पास आई, कोमल बोली सर मुझे मेरा घर रेंट पे देना है, आई वांट टू गिव माय हाउस टू ऑन रेंट। ठीक है, आई सेड यस आई एम रेडी टू टेक इट। बट कोमल ने कंडीशन रखा कि सर आई विल गिव यू माय हाउस ऑन रेंट, बट इट इज फॉर
द लीज ऑफ 90 ईयर्स। कितने साल के लिए? 90 साल के लिए है, आपको इतना इतना मुझे पेमेंट 90 साल तक देना पड़ेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुझे बताइए, जब मैं लीज पे उसका घर, कोमल के घर पे रहने जा रहा हूं, तो मैं ओनर बन गया क्या कोमल के घर का? मैं ओनर नहीं बन गया, बट मैं क्या, आई एम अ टेनेंट, मैं एक रेंट पे जा रहा हूं, मैं अपना पेमेंट कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं 90 साल उसके घर पे रहूंगा 90 साल रहने के बाद में जब कोमल वापस आएंगी, अरे सर अभी निकल जाओ घर से, मैं निकलूंगा क्या? नहीं निकलूंगा। ठीक है, फिर से डिस्प्यूट, मतलब क्या, लीजिंग देते समय तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट लीजिंग का जब समय खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं तो वहां पे पूरा घुल मिल गया, और अकॉर्डिंग टू द रिसेंट जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट, कि अगर मैं कुछ ड्यूरेशन के ज्यादा अगर उस जगह पे रहता हूं तो मैं ओनर ही बन जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कोमल हैज नो राइट टू रिमूव मी फ्रॉम हर हाउस, भले वो घर उसके नाम पे ही है, बट रहूंगा कौन, रहेगा कौन, मैं रहूंगा। तो उसके लिए उसको भी और बहुत झगड़े करने पड़ेंगे, मतलब फिर से झगड़ा आ गया बिटवीन प्राइवेट पार्टीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये लीजिंग मैकेनिज्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लास्ट इज, व्हाई इज द गवर्नमेंट मोनेटाइजिंग? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्यों मोनेटाइज कर रही है बेटा? पैसा। ठीक है, पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है, अब भाषणबाजी वगैरह बहुत हो गई, बट पैसा चाहिए, तो पैसा जिसके पास रहेगा वो क्या रहेगा, बादशाह रहेगा। मैंने आपको इवन लास्ट फ्यू लेक्चर्स में भी हमने वही डिस्कस किया, जिस कंट्री के पास में पैसा है, वो पैसे, वो कंट्री क्या कर सकती है, पूरे दुनिया को नचवा सकती है। अभी तक अमेरिका ने किया, अभी वही कोशिश कौन कर रहा है? चाइना इज ऑन द सेम पाथ, नहीं बन गया बट ही इज ऑन द सेम पाथ। तो गवर्नमेंट ने क्यों किया? पहली बात, गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर नॉट गुड। गवर्नमेंट के पास में जो उसका इनकम था वही रुक गया, वही कम हो गया। कितना? रेड्यूस टैक्स कलेक्शन प्लस कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? ग्रोथ रेट निगेटिव में चले जाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? ग्रोथ रेट निगेटिव में चले जाना, जिस रेट से ग्रोथ हो रहा था उस रेट से नहीं होना। अब मुझे बताओ, जब ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा ना। वही चीज हुआ कि अभी हमारे यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रहा है 20.1%, गवर्नमेंट बहुत बताती है, बट इट इज जॉबलेस ग्रोथ, इट इज जॉबलेस। जॉब क्रिएट हो रहे हैं क्या? जॉब क्रिएट नहीं हो रहे मार्केट में। ठीक है, इवन आप लोग अपने अगल बगल में पूछिए, जॉब्स आर नाउ नॉट देयर इन द मार्केट, और इजीली जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। सो ये पहला। सेकेंड, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सरकार का खर्चा हमेशा बढ़ते ही रहता है, कभी सरकार का खर्चा कम नहीं होता। इसीलिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो पैसा लाना पड़ेगा, इसलिए ये मोनेटाइजेशन। थर्ड, टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? रास्ते बनाना, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करना, बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप करना। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाना, मतलब जहां पे भी कैपिटल, मेन पैसा लगता है कंपनी सेटअप करने के लिए, ऐसे एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो परमानेंट होता है, ठीक है, जो कैसा एक्सपेंडिचर होता है? परमानेंट एक्सपेंडिचर होता है, और उससे जो भी प्रॉपर्टीज बनती है वो भी कैसी रहती है? परमानेंट प्रॉपर्टीज रहती है। पावर प्लांट है, एक बार बनाने के बाद वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, एक बार आप उसमें पैसा डालो, कम से कम 50 साल तक, 100 साल तक भी आपको आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। समझ में आ रहा है? मशीन एक बार खरीद लो, कम से कम 20 साल तक आपको मशीन टिकेंगी। ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसा जो खर्चा किया जाता है सरकार की तरफ से, इसको कौन सा खर्चा बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादातर एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रिकरिंग वाला, मतलब पेमेंट देना है, सैलरी देना है, पेंशन देना है लोगों की, एम्प्लॉइज की। ये कौन सा खर्चा है? रिकरिंग, मेंटेनेंस वाला जो खर्चा रहता है, रिकरिंग वाला खर्चा है। ठीक है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा? जो बड़ी बड़ी मशीनरीज रहती है या फिर कंपनी सेटअप करना है, इसके लिए जो खर्चा लगता है उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फोर्थ, इट्स अ फंड जनरेशन एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है बेटा, ये मोनेटाइजेशन वगैरह क्या है? पैसा जमाने का, पैसा कमाने का, पैसा कलेक्ट करने का एक सोर्स है सरकार का। सरकार के पास में अभी बाकी के ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, अभी एक ही चारा बचता है, तो वो भी उसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और फिफ्थ, एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन बाय प्राइवेट प्लेयर। वही बात है कि प्राइवेट प्लेयर जब भी आते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट का जो हैंडलिंग रहता है, वो हैंडलिंग इतना एफिशिएंट नहीं रहता है, वो इतना एक सटीक नहीं रहता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉपर क्वालिटी वगैरह मिलना चाहिए, वो सब नहीं रहता है। तो वही है, एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन बाय प्राइवेट प्लेयर्स एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। और इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। जो भी यूजर है, मान लीजिए इफ आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट एंड दैट स्पेसिफिक एयरपोर्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर, पूरा अलग ही फील आता है। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, बट वही अगर कोई एयरपोर्ट है, वहां पे सरकार ने ही पूरा किया है, आप अगर जाते हो तो क्या दिखता है? अरे पूरा बेहाल वातावरण रहता है। ठीक है, कहाँ पे थूका रहेगा, उखर्रे का कुछ रहेगा, बट वैसा बाकी जगह प्राइवेट कंपनी में होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, एंड लास्ट,
improves the utilization rate of these assets. मतलब जो भी एसेट है उसका सही मायने में इस्तेमाल करना कौन हमको बताता है? प्राइवेट प्लेयर वाले बताते हैं। वही मैंने अभी बताया ना कि 10 रुपया दो भाई, 10 रुपए का भी प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करके दिखाते हैं। बट सरकारी कार्यालय में अगर तुम 10 रुपए का अगर कुछ देते हो, उसमें का भाई बहुत मतलब बहुत हद तक तो पैसा करप्शन में चले जाता है। उसके बाद जो बचता है वो भी एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं होता है, अननेसेसरी खर्चा किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल गाइस, दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, सो जितना मैंने बताया है, जितने कारण हम लोगों ने डिस्कस किए, फ्यूचर जो इश्यूज थे वो भी हमने देखा कि फ्यूचर प्रॉब्लम क्या आ सकता है। उसके बाद वी डिवेल्ट इनटू द टॉपिक ऑफ नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन कि असल में सरकार क्या करने वाली है। तो सेलिंग वगैरह नहीं है, हमने चैलेंजेस भी देखे और उस पर सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशंस देखिए, सोल्यूशन आने वाले समय में गवर्नमेंट का जो भी एक क्लेरिफिकेशन रहेगा कि बेसिकली व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो फंड जनरेशन है, बट इसके अपार्ट भी क्या बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव है, वो जब तक सरकार की तरफ से नहीं आएगा तब तक उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो विद इन फ्यू डेज एक्सपेक्टेड है कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस होके सरकार उस पर एलैबोरेशन दे सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज गाइड। किसी को डाउट है? हैज एनीवन डाउट? ठीक है, देखो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आर देयर, दोस टर्मिनोलॉजीज आर समवॉट आउट ऑफ कंटेक्स्ट। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी पुराने हैं उनके लिए तो ठीक है। बट वही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जितना भी मैंने बताया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस। हो सके तो गो थ्रू द स्लाइड्स वंस अगेन। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। यू मे लीव द मीटिंग राइट।